हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के साथ साथ कुछ बेहतरीन सवाल भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स में भी क्लैरिटी होगी और आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है जेई मेंस के अंदर। मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल भी उसके अंदर होंगे और कुछ बेहतरीन पीवाईक्यूज भी उसके अंदर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी सवाल बोर्ड पे आता है, एक तो वीडियो को पॉज करना है, ऊपर से खुद एनालाइज करें, खुद सोचें कि क्या उसका प्रोबेबल आंसर हो सकता है और कॉन्सेप्ट को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलें, क्योंकि ये जो सेशन है ये रिवीजन पर्पस के लिए हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आपके अपकमिंग जेईई मेंस एग्जाम के अंदर आपकी रैंक बूस्ट हो सके और आपका एक क्विक रिवीजन हो सके शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो आज के जो टॉपिक मैंने लिए हैं दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराऊंगा, जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद उन पे बेस कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर रिवीजन पर्पसेस। सही है, तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और आज की डेट डालें और एक एक करके हर एक कंसेप्ट को मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे देखिए। अगर मैं बात करता हूं जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाती है जी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की, तो आपको ध्यान होना चाहिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से किस किस टाइप के सवाल जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज डिग्री। डिग्री के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो एक बार मेरे साथ बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बात करने जाता हूं डिग्री की, किसकी डिग्री की, कॉलेज की डिग्री नहीं है, ये सिंपल डिग्री की चर्चा कर रहा हूं। अगर डिग्री की बात की जाती है चंपू, तो डिग्री में जनरली बात की जाती है किसकी, कार्बन की डिग्री के बारे में। कार्बन की डिग्री हो सकती है या आपके पास हो सकती है हाइड्रोजन की डिग्री, कार्बन की डिग्री या हाइड्रोजन की डिग्री। उसके बाद नंबर आ सकता है आपका अमीन्स की डिग्री का, मतलब नाइट्रोजन की जो डिग्री होती है उसके बारे में चर्चा कर सकता है, या फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है एल्कोहल्स की डिग्री के बारे में। किसकी, एल्कोहल्स की डिग्री के बारे में। तो ये चारों के चारों जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो एटम्स हैं, इनकी डिग्री आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं, इधर बोर्ड पे देखो। अगर मैं कार्बन की डिग्री की बात करने जाता हूं चंपू, तो क्या होगा, सपोज करो मेरे पास एक इस टाइप का कंपाउंड मेंशन्ड है और एक मेरे पास इस टाइप का कंपाउंड मुझे दिया गया है और एग्जामिनर मुझसे यह पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर कार्बन की डिग्री क्या रही होगी। अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, तो कार्बन 1 डिग्री तब कहलाया जाएगा अगर वो मात्र एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच रहा होगा। मतलब इसकी डिग्री भी 1 होगी और इसकी डिग्री भी आपकी 1 होगी। अब बीच वाले कार्बन के बारे में क्या कहना चाहोगे, इसकी डिग्री आपके पास होने वाली है 2, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया साहब। नीचे वाले के बारे में क्या कहोगे, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और सेंट्रल कार्बन की जो डिग्री है दैट इज 3 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डिग्री किस हिसाब से एडजस्ट होगी, जितने कार्बन के साथ कार्बन आपका डायरेक्टली अटैच्ड हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर हाइड्रोजन की चर्चा करता हूं, तो हाइड्रोजन की डिग्री देखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप कार्बन पे फोकस करें। मतलब जिस तरह के कार्बन के साथ वो अटैच रहा होगा वही उसकी डिग्री होगी। मान लो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होगा उसकी भी डिग्री 1 रही होगी। अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन है इसकी डिग्री भी 1 है, बीच वाले हाइड्रोजन की डिग्री 2 है और इस वाले हाइड्रोजन की डिग्री 3 है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब खुद ही सोच के बताओ, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है? क्या सवाल आएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तभी एग्जिस्ट करता जब वो 4 डिग्री कार्बन के साथ होता। अगर डिग्री कार्बन की 4 है मतलब वो 4 कार्बन के साथ तो पहले ही अटैच है और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो मर के भी नहीं बनाता। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, कार्बन की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। अगर मैं एल्कोहल्स की पहले चर्चा करने जाता हूं डिग्री के बारे में, तो
एल्कोहल के लिए भी सेम तरह का कार्यक्रम चलेगा जो कि हाइड्रोजन के लिए हम लोग किया करते हैं। हाइड्रोजन की डिग्री क्या थी? जो कार्बन की थी। सिमिलरली एल्कोहल की भी डिग्री वही होगी जो कार्बन की होगी। मतलब अगर OH किसी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल कहलाया जाएगा। 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर वो अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल उसको बोला जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप लेके चल सकते हैं, सपोज CH3CH2OH है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CHOH CH3 एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में अगर मैं चर्चा करने जाता हूं तो ये OH CH3 एंड CH3। तो इस तरीके का कार्यक्रम होता है अल्कोहल्स की डिग्री का। वहीं अगर अमीन्स की डिग्री की बात की जाती है तो अमीन्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या है? अमीन्स इन सभी मॉलिक्यूल से थोड़ा सा अलग होता है। अमीन्स की डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली ये चेक करते हैं कि नाइट्रोजन आपका कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे अगर 1 डिग्री अमीन की बात करता हूं तो क्या होगी? CH3CH2NH2, दिस इज द 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहां नाइट्रोजन मात्र एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद CH3NHCH3, इस नाइट्रोजन की डिग्री 2 होगी क्योंकि 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। CH3NCH3CH3, इसकी डिग्री होगी आपके पास 3 क्योंकि 3 कार्बन के साथ अटैच है। मतलब यहां पे वो कार्यक्रम मत करना कि जो कार्बन की डिग्री वो है नाइट्रोजन की, बिल्कुल मर जाओगे, ऐसा नहीं करना। नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ अटैच है वही उसकी डिग्री होगी। मान लो इस तरह का आपको कंपाउंड दे दिया जाए CH3CCH3CH3 एंड NH2, अब इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री 1 ही है क्योंकि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, मात्र एक कार्बन के साथ अटैच है ये, इसलिए इसकी डिग्री होने वाली है 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग डिग्रीज को डिफाइन करते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं वो क्या होता है? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है IUPAC का नाम लिखना, चाहे अल्केन हो, अल्काइन हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, या आपके पास एरोमेटिक रिंग रही हो, या फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो। तो एक एक करके अगर आपको स्कीम से मैं रिवीजन कराता चलता हूं, स्कीम क्या कहती है IUPAC की, आइए देखते हैं बोर्ड पे। स्कीम के अकॉर्डिंग सपोज करो एक चंपू है, उसका नाम है मिस्टर चंपू चौरसिया, मिस्टर चंपू चौरसिया। अब देखो ये जो मिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये इसका प्रीफिक्स है? क्या ये इसका प्रीफिक्स है? जी बिल्कुल है। चंपू क्या है? चंपू इसका वर्ड रूट है, चंपू इसका वर्ड रूट है, और चौरसिया है इसका सफिक्स, चौरसिया इसका सफिक्स है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीफिक्सेस की, तो प्रीफिक्सेस भी आपके पास 2 तरीके के होते हैं, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। सिमिलरली सफिक्स भी आपके पास 2 तरीके के होते हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। अब बात करते हैं कि ये कहते क्या है, कहना क्या चाहते हैं। आओ, 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है जी, ये बताता है लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, या जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। आपको ध्यान होगा, अगर मान लो 2 ग्रुप मेरे पास हैं, उनमें से एक की प्रायोरिटी दूसरे की प्रेजेंस के कारण ज्यादा है, दूसरे के एब्सेंस के कारण या प्रेजेंस के कारण ज्यादा होने वाली है, तो जो दूसरा वाला फंक्शन ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर लोकेंट, वो लोकेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो जो 2 डिग्री यहां पे प्रीफिक्स है, ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, या फिर सिंपली लोकेंट के बारे में, सिंपली लोकेंट के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा जी? प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। वर्ड रूट आपको बताने वाला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन के बारे में, सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन के बारे में। और 2 डिग्री सफिक्स आपको पता ही है, दिस विल टेल अस अबाउट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये आपको बताने वाला है। तो इस तरह से हमारी स्कीम होती है IUPAC नेम को लिखने की, जिसमें 2 डिग्री, 1 डिग्री, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अब अगर आपको एल्केन्स का नोमेनक्लेचर दे दिया जाता है, तो एल्केन्स में मैं बेसिक बात तो करूंगा नहीं क्योंकि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्केन्स के अंदर वो आपको ध्यान में रखना है। आइए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, ये लिख रहा हूं एग्जांपल, देखो बोर्ड पे। सपोज करो एग्जामिनर ने आपको इस तरीके का कंपाउंड दिया,
1 2 3 4 5 और 6, और इस तरीके का कंपाउंड आपने एग्जामिनर ने आपको दिया और पूछा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्योंकि सिंपल एल्केन्स का तो नेम वैसे भी नहीं आता भी है तो आप लोग कर ही सकते हैं। इस टाइप के सवाल में बच्चे अक्सर फंस जाया करते हैं। अब देखो, कभी भी एल्केन का सवाल आता है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हों। अब अगर चंपू इस वाली चेन को सिलेक्ट करने गया, वो तो खुश हो चुका है कि सर इस वाली चेन में तो 6 कार्बन एटम आ रहे हैं, हमारे तो मजे हैं, हमने तो फाइल निपटा दी। पर असल में आपने उनकी फाइल नहीं निपटाई, एग्जामिनर ने आपकी फाइल निपटा दी। क्या किया एग्जामिनर ने? एग्जामिनर ने आपको यहां पे फंसा दिया। मतलब यहां पे जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट चेन आपको नजर आ रही हो वो हमेशा सीधी बना के दे, इतना भला मानुस नहीं है एग्जामिनर, आपको सीधी बना के पेरेंट चेन कभी नहीं देगा। मतलब यहां पे जरूरी नहीं है यही प्रिंसिपल चेन हो। यहां पे जो प्रिंसिपल चेन है चंपू, वो ये है व्हाइट वाली चेन होने वाली है प्रिंसिपल। अब आपका उत्तर आएगा क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं ब्लू आउटलाइन की बात करूं या व्हाइट की, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 ही है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पर व्हाइट वाली को सिलेक्ट करने के पीछे कारण यह है कि अगर आपकी प्रिंसिपल चेन लेंथ सेम हो जाती है कार्बन एटम्स की, देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेरेंट चेन विच कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट। अगर आपकी प्रिंसिपल चेन सेम है तो उस चेन को आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों। अगर आप ब्लू वाली को सेलेक्ट करने जाते तो मात्र वहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, विच इज द आइसोप्रोपाइल। पर व्हाइट वाली की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मुझे मिलेंगे। एक तो मुझे मिलेगा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और एक मुझे मिलेगा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल चेन लेंथ सेम हो जाएगी तो हम उस चेन को सेलेक्ट करने जाएंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोकेंट हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगर नेक्स्ट मैं चर्चा करने जाता हूं तो नेक्स्ट चर्चा क्या होगी? नेक्स्ट चर्चा होगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ 4-5 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमें पढ़ने होते हैं जिसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग आपकी इन्वॉल्व रहती है। कॉम्प्लेक्स उन्हीं को बोला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज करो ये आपकी प्रिंसिपल चेन है, यहां लगा हुआ है CH एंड CH3, इस टाइप का एक कंपाउंड है जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद सपोज करो आपके पास है CH2 CH3 एंड CH3, इस टाइप से फोटो बना के दी है। इसके बाद क्या दिया है आपको? यहां पे दिया है CH3 एंड CH3, इस टाइप से फोटो है। या फिर और फोटो कैसे हो सकती है? CH2 CH3 H एंड CH3, इस टाइप से दे सकता है। तो जो पहला आपको कंपाउंड दिया गया है ये क्या है? इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। मतलब कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल। और आईयूपीएसी की भाषा में इसको लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल और इथाइल लिखेंगे। इतनी बात तो आपको स्पष्ट है, क्लियर है? ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। इसके बाद ये जो आपके पास दिया गया है ये क्या है? देखो 1 2 3, मतलब 2 मिथाइल प्रोपाइल आपको दिया गया है। 2 मिथाइल प्रोपाइल यहां पे आपको मेंशन है। और यहां पे क्या है? इस वाले कंपाउंड को बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या है ये? आइसोब्यूटाइल है। मतलब 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसके बारे में क्या कहोगे? दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल। ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल होगा। और नाम क्या होगा इसका? नाम क्या होगा? 1 डाइमिथाइल इथाइल लिख सकते हो, 1 डाइमिथाइल इथाइल। ये क्या आपके पास? ये है 1 2 एंड 3, मतलब 2 मिथाइल और इथाइल। अच्छा, ये तो सेम हो गया। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? अब आप चर्चा करने जा सकते हो किसकी? सेकेंडरी ब्यूटाइल की। किसकी? सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है एक आपके पास, और एक आपके पास हो सकता है जी नियोपेंटाइल। क्या हो सकता है? नियोपेंटाइल, जिसके अंदर आपके 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में रहेंगे और 2 पे ब्रांचिंग होगी। कैसे होगा? देखो यहां पे क्या है? CH है, CH3 एंड CH3। सो दिस इज बेसिकली नोन एज योर नियोपेंटाइल। और यहां पे इस तरह का आपका कार्यक्रम चल रहा होगा। अब ध्यान रखना, इसमें जो I होता है, ये जो I है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है। सिमिलरली जो नियो होते हैं, नियोपेंटाइल के जो N होते हैं, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि जब हम लोग नाम लिखते हैं लोकेंट्स का तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करने चलता हूं तो इसके बाद क्या है?
एल्केन्स का सवाल तो सिंपल आता है, कुछ एग्जांपल भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद क्या होता है, जो सवाल आते हैं वो आते हैं एल्कीन प्लस एल्काइन के, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं। एल्कीन प्लस एल्काइन का कभी भी आपके सामने सवाल आता है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्कीन और एल्काइन में प्रायोरिटी किसी की भी नहीं होती, प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की। मतलब अगर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया जाता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है सबसे पहले आपको नंबर देना होगा फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद नंबर आता है मल्टीपल बॉन्ड का। अब मल्टीपल बॉन्ड ये डबल और ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद नंबर आता है आपका लोकेंट्स का, यानी सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस तरह से हमारे पास होता है प्रायोरिटी सीक्वेंस, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन विल बी योर लोकेंट। अब जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड भी आपको ध्यान होगा दो तरीके के हो सकते हैं जी, या तो ये डबल बॉन्ड रहा हो या ये ट्रिपल बॉन्ड रहा हो। अब बच्चों को ये रटा हुआ होता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हुआ करती है ट्रिपल से, पर ये गलत बात है। प्रायोरिटी हुआ करती है मल्टीपल बॉन्ड की, डबल की प्रायोरिटी तब होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, डबल की प्रायोरिटी तब होगी ओवर ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों ओर से नंबर आपको सेम मिल रहा हो। मतलब कि अगर मैं नाम लिखने जाता हूं लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, मुझे पहला अगर लोकेंट या पहला मुझे मल्टीपल बॉन्ड सेम नंबर पे मिलता है, तब जाके एल्कीन की प्रायोरिटी होती है ओवर एल्काइन। कुछ सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ध्यान रखना, कभी भी मल्टीपल बॉन्ड का सवाल आता है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कब, व्हेन, कंडीशन ध्यान होनी चाहिए, व्हेन बोथ आर गेटिंग same number from either ends, same number from either ends। मतलब दोनों ओर से अगर आपको सेम नंबर मिल रहा होता है तब जाके हम लोग बात करते हैं कि डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल पे ज्यादा है। वैसे अगर मान लो लेफ्ट टू राइट नंबर करने पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम हो जाती है दोनों ओर से, तब जाके एल्कीन का नंबर आता है ओवर एल्काइन। एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी, सही। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है किसमें, अगर आपके पास एल्कीन और एल्काइन का सवाल आता है। अब अगर मैं बात करता हूं जी किसकी, फंक्शनल ग्रुप्स की, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि बाई फंक्शनल से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। बाई फंक्शनल कंपाउंड का ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा के वो नहीं देगा। तो आपको सिंपली उन जैसे सवालों को करने के लिए मात्र प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान होना चाहिए और हर एक का सफिक्स और प्रीफिक्स आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूं, इधर देखो। अगर मैं प्रायोरिटी सीक्वेंस की बात करने जाता हूं तो आपको पता है यहां मैं मेंशन कर रहा हूं फंक्शनल ग्रुप्स को, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, तो मैं ब्रीफ बताता हुआ चलता हूं। सबसे पहले नंबर आता है कार्बोक्सिलिक का, फिर आपके पास नंबर आएगा सल्फोनिक एसिड का, फिर आपके पास नंबर आने वाला है अनहाइड्राइड का। किसका, अनहाइड्राइड का नंबर आएगा। फिर आपके पास नंबर आएगा एस्टर्स का, फिर आपके पास नंबर आएगा एसिड क्लोराइड का, और लास्ट में नंबर आएगा आपके पास अमाइड का। इस तरह से कार्यक्रम है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे हमारे पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड, फिर नंबर आएगा एल्डिहाइड, फिर नंबर आएगा कीटोन का, फिर चर्चा करनी होगी एल्कोहल, थायोल और अमीन्स की, एल्कोहल, थायोल और अमीन्स की। तो इसको भी आप बिल्कुल बखूबी से याद रख सकते हैं। पहले जो दोनों हैं ये तो एसिड हैं जी, एसिड्स हैं, एसिड हैं ये दोनों। ये जो बाकी चार लिखे गए हैं ये इन्हीं एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं एसिड के डेरिवेटिव हैं जो SNAE रिएक्शन दिखाया करते हैं। ये जो दोनों हैं ये ट्रिपल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये दोनों डबली बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट हैं, और ये तीनों आपके सिंगल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इनके लिए आपको हर एक का सफिक्स ध्यान होना चाहिए। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको चर्चा करनी होगी कि किसका सफिक्स क्या है और किसका प्रीफिक्स क्या है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों को गलती होती है। क्या गलती करते हैं बच्चे, आइए आपको समझा देता हूं। अगर मैं चर्चा करने जाता हूं जी एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो आपको पता है, बच्चे को भी पता है, होता है अल, और इसका होता है ऑन।
इसकी मुझे चर्चा करनी भी नहीं थी। मैं जो फोकस करना चाह रहा हूं, मैं एम्फोसाइज करना चाह रहा हूं इनके प्रीफिक्सेस पे। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है उसको मैं लेके चल सकता हूं क्या, या तो मैं उसको बोल सकता हूं ओक्सो, या मैं बोल सकता हूं फॉर्माइल। अभी चर्चा करूंगा कब कहां क्या यूज होगा। कीटोन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए आप कीटो या फिर ओक्सो कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन की जब यहां पे चर्चा की गई है तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो उसमें चॉइस है, या तो ओक्सो है या फॉर्माइल हो। अब ओक्सो कब यूज होगा और फॉर्माइल कब यूज होगा? ओक्सो आपका तभी इस्तेमाल किया जाएगा अगर कार्बन आपका प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जा रहा है तो। उदाहरण के तौर पर एक बार मेरे साथ बोर्ड पे देखिए, देखो सपोज करो जी मेरे पास इस टाइप की एक फोटो है, यहां पे लगा हुआ है एल्डिहाइड और यहां पे लगा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड। ये मैंने सवाल लिखा है, एग्जामिनर ने आपको कहा कि इस वाले सवाल में आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कार्बोक्सिल सबसे पहले आएगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से आप नेमिंग करेंगे। अब देखो ये जो एल्डिहाइड का कार्बन है, क्या ये प्रिंसिपल चेन में काउंट हो चुका है? क्या हो चुका है। और एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है आपको पता है वो एसिड के कंपैरिजन में काफी कम है, इसलिए इसका हम लोगों को यूज करना होगा प्रीफिक्स और इसका यूज करना होगा सफिक्स। अगर एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ चुका है तो इसका हमें यूज करना है प्रीफिक्स, और इसका जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वो होगा ओक्सो। ओक्सो तब यूज होगा जब कार्बन आपका प्रिंसिपल चेन में आ रहा हो तो। वहीं अगर एक सेम एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, देखो इस टाइप की अगर आपको फोटो बना के दी गई है, देखो इस टाइप की अगर फोटो बना के दी गई है, अब यहां पे अगर आपको नंबरिंग करनी है तो कैसे करोगे? देखो पहला कार्बन तो ये है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है। अब चंपू ये मत कहना नीचे नीचे नंबरिंग होगी। मैंने कहा था अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें से एक सीनियर है एक जूनियर है, तो जूनियर जब वो हो जाता है तब उसकी कोई भी पावर नहीं रह जाती, वो मात्र एक लोकेंट की तरह ही काम करता है। और अभी मैंने आपको बताया, इधर देखो इधर देखो, अभी बताया फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, फिर नंबर आएगा लोकेंट का। अगर दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रही है, एक अगर जीत जाता है तो दूसरे की जो पावर है वो कुछ नहीं रह जाती, वो ठंडा पड़ जाता है और वो मात्र लोकेंट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। अगर वो लोकेंट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा तो इसको हमने कंसीडर किया एज अ लोकेंट, इसलिए नंबरिंग यहां तक नहीं जा रही। अब इस प्रिंसिपल चेन में मात्र 4 कार्बन है, जिसमें ये जो CHO का कार्बन है काउंट नहीं हुआ, इसलिए हमें इसको बोलना होगा फॉर्माइल। अब इसके लिए यूज किया जाएगा फॉर्माइल। क्या यूज करेंगे इसके लिए? फॉर्माइल यूज करेंगे। सिमिलरली कीटोन में एक अलग टाइप का कार्यक्रम चलता, बहुत बिंदास कार्यक्रम है। अगर आपका कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है और वो प्रिंसिपल चेन में आ रहा है तो आप कीटो या ऑक्सो कुछ भी यूज कर सकते हो, पर अगर मैं यहीं पे CHO की जगह पे COCH3 ले लेता तब उसका जो प्रीफिक्स होता वो आपको जान के आश्चर्य होता। उसका जो प्रीफिक्स हो जाता उसको हम लोग लिखते क्या? इथेनॉइल ऑक्सी। क्या लिखते? इथेनॉइल। इथेनॉइल हम लोग जनरली इसको लिखते हैं, इथेनॉल ऑक्सी तो एस्टर्स के लिए लिखते हैं, इसको लिखा जाता इथेनॉइल। इथेनॉइल का मतलब क्या है? आप देखो बिल्कुल जो शब्द है उसको बाइसेट करके देखो, संधि विच्छेद कर दो। क्या है? इथेन है प्लस कार्बोनिल है, मतलब 2 कार्बन है तो इथेन है, C डबल बॉन्ड O है तो कार्बोनिल है। तो इस जैसों के लिए यूज किया जाता है इथेनॉइल। मतलब यहां पे कीटो ऑक्सो दोनों तभी यूज करोगे कीटोन्स के केस में अगर प्रिंसिपल चेन में आ रहा है, वहीं अगर प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे इस तरह से इथेनॉल हम लोग लिख देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप का कार्यक्रम है और ये हमारे पास उनकी प्रायोरिटी टेबल है। चलिए वहीं पे अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे अब क्या है, एक दो बात और है। मान लो आपके पास एरोमेटिक रिंग दी गई हो, एरोमेटिक रिंग्स का सवाल आ जाए तो एरोमेटिक रिंग्स में जब वो सवाल आएगा मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा कि कुछ ऐसे प्रेफर्ड आईयूपीसी नेम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिन। पिन होता है पिन नंबर, प्रेफर्ड आईयूपीसी नेम्स, जिनको हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम राहुल है पर वो चंपू के नाम से फेमस है, तो चंपू के नाम से वो ज्यादा जाना जाता है एज कंपेयर टू राहुल, तो चंपू उसका है प्रेफर्ड आईयूपीएसी नेम, पिन है उसका, और एक्चुअल नेम तो उसका राहुल ही है। तो राहुल से कोई जानता नहीं है, जानना चाहिए था, पर चंपू इतना ज्यादा फेमस हो चुका है तो वही नाम उसको दे दिया गया है। तो इसलिए जितने भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आपके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स पे हैं, उनके हम लोग पिन यूज करते हैं, प्रेफर्ड आईयूपीएसी नेम्स हैं, जिनकी मैं चर्चा भी आपके साथ करने वाला हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सवालों पे चलते हैं। आओ
अगर मैं सवालों की यहां पे बात करने चलता हूं जी, तो पहला सवाल आपके सामने है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। डिग्री का सवाल है। अब देखो 3 डिग्री कार्बन की बात की गई है, मतलब ऐसा कार्बन जो जो 3 कार्बन के साथ अटैच हो। आओ देखो यहां पे क्या है, यहां पे कार्बन की अगर मैं चर्चा करने जाता हूं तो कौन कौन से 3 डिग्री होंगे। देखो क्या ये 3 डिग्री है क्या, हरे वाला, बिल्कुल है जी। क्या ये वाला 3 डिग्री है क्या, बिल्कुल है जी। और क्या ये वाला 3 डिग्री है क्या, बिल्कुल है जी। जितने पे मैंने गोला बनाया है क्या वो 3 डिग्री है क्या, जहां पे हरा हरा बनाया क्या वो 3 डिग्री है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 3 कार्बन के साथ अटैच है चंपू। अगर मैं वहीं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, नीले वाले की, तो ये तो 4 डिग्री हो चुका है, 4 कार्बन के साथ अटैच है ये। तो टोटल यहां पे जो 3 डिग्री कार्बन है वो तो 3 है, वो तो 3 है। अब चर्चा करनी है आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन की, और 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। तो सिंपल मैथ लगानी है, आप सिंपली प्राइमरी कार्बन को काउंट कर लो। एक प्राइमरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो जितने ज्यादा प्राइमरी कार्बन होंगे उतने ज्यादा प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। अब देखो यहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। देखो क्या ये आपके पास प्राइमरी है क्या, बिल्कुल है। ये प्राइमरी 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 प्राइमरी, मतलब 7 प्राइमरी कार्बन है, तो टोटल 21 आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन होने वाले हैं। सिंपल मैथ लगाया है, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 31, 31 क्या 21, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, और 21 यहां पे होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन्स और 3 होंगे यहां पे टर्शरी कार्बन्स। क्या इतनी चंपू समझ में आ रही है बात, घुस रहा है भेजे में। चले आगे, चलिए तो उत्तर क्या होगा इसका, उत्तर आपके पास होने वाला है जी 3 21। अब यहां पे एक और बात मैं आपको छोटी सी बता दूं, इस रिस्पेक्टिवली शब्द का आपको इस्तेमाल तो पता ही होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले पूछा उसका आंसर पहले, जो बाद में पूछा है बाद में। कई बार क्या होता है एग्जामिनर फंसाने के लिए क्या कर सकता था, एक ऑप्शन दे देता आपको 21,3 और बच्चे इसको भी टिक कर देते, पर रिस्पेक्टिवली का ज्यादा महत्व है यहाँ पे। मतलब रिस्पेक्टिवली को इतनी ज्यादा पूछा बच्चे उसको छोड़ ही देते हैं, अबे जा तू हमें देखना नहीं तेरे को। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो पहले दिया है, जो पहले पूछा है उसका आंसर भी पहले, जो बाद में पूछा है उसका आंसर भी बाद में। सिंपल तो है। चलो आओ आगे देखो, आगे आप एल्कीन का सवाल है। इस टाइप का सवाल आप कर ही सकते हो। सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधी चेन मिल गई। ये तो हलवा सवाल हो गया आपके लिए, एकदम से चंपू सवाल हो गया। देखो ये आपके पास प्रिंसिपल चेन है। अब यहां पे सवाल आता है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी। आपको पता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से लोकेंट को मिलता है लीस्ट नंबर। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो पहला लोकेंट मिलेगा मुझे 3rd पोजीशन पे, पर अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो पहला मिलेगा मुझे काफी दूर। तो नंबरिंग होगी यहां से यहां तक स्टार्ट होगी नंबरिंग। तो तीसरा कार्बन ये है, 4th कार्बन ये है, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल है। अल्फाबेटिकल वाइज आपको लगाना है, तो ई पहले आएगा एज कंपेयर टू एम। सो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो कभी भी लोकेंट्स को आपको अरेंज करना हो तो दे आर ऑलवेज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज होते। चले आगे, चलिए। द करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको करेक्ट आईयूपीसी नेम बताना है। सरल सवाल है आपको। अब यहां पे कोई भी कभी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वही राजा होता है। अब यहां पे आ चुका है डबल बॉन्ड, मतलब यही राजा है। इसको आपको पेरेंट चेन में लेने का है, हमको मांगता है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 यहां से भी जा सकते हो। पर सवाल ये आएगा वही चेन सेलेक्ट करनी है जहां पे क्या हो, ज्यादा नंबर ऑफ लोकेंट हो। अब देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 पे जाता तो एक लोकेंट होता, 1 2 3 4 5 6 पे जाता तो 2 लोकेंट होते, और 1 2 3 4 5 6 पे जाता तो भी 2 ही लोकेंट है। अगर 2 चांसेस में 2 ही 2 लोकेंट आ रहे हैं तो कोई भी चेन आप सिलेक्ट वहां पे कर सकते हो। अब देखो 1 2 3 4 है, तो 4 पे आपका क्या है चंपू, इथाइल है। 3 पे क्या है, प्रोपाइल है। पहले कौन आएगा, अरे कौन आएगा, इथाइल आएगा ना। तो पहले आएगा 4 पे आपका इथाइल, 3 पे आपका प्रोपाइल, और आपके पास हेक्स 1 इन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सरल सवाल आते हैं, सही। चलिए हाँ जी, ये भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें ये रही आपके पास चेन, दिस इज द प्रिंसिपल चेन। क्या ये होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, फंस गए तुम, यहीं पे फंस गए। ये होगी ही नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं होगी। ये कौन सी होगी, देखो 1 कहां गया, 1 2 3 4 5, क्या ये हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, छोड़ ही दिया एक बीच में कार्बन, तो ये तो हो ही नहीं सकती। कौन सी होगी, 3 4 5 एंड 6, दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन। 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, हेक्सीन तो दिख ही रहा है, और 3 पे आपके पास क्या है, इथाइल है, तो 3 इथाइल हेक्सीन विल बी द करेक्ट आंसर, 3 इथाइल हेक्सीन।
सही। तो मतलब इन जैसे सवालों में ये सोच के हुए मत चलना कि प्रिंसिपल चेन बिल्कुल सीधी दे देगा। एग्जामिनर इतना भला मानुस नहीं है, सीधी चेन नहीं देता, कई बार आपको ब्रांचिंग के फॉर्म में भी दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ जी, अब ये क्या सवाल है, देखो इस सवाल की मैं बात कर रहा था एल्कीन प्लस एल्काइन के कॉम्बो की। दिस इज अ कॉम्बो सवाल। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसका आपको अगर IUPAC नेम लिखना है तो क्या करेंगे, अगर चंपू ये कहता, पहले मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड को चेक करो, मल्टीपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट गया तो पहला मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 एंड 4। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूं तो भी पहला बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड की दोनों तरफ से प्रायोरिटी सेम है। अगर इस तरह से सिनेरियो अगर आपका बन जाता है तभी आप कहोगे एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से ज्यादा होती है, मतलब दिस पाथवे इज फॉलोड रादर देन दिस। सही। अब अगर मैं पहले वाले कंपाउंड की चर्चा करने गया तो पहले में क्या दिया है चंपू, पहले में क्या है, पहले में एल्कीन है और थर्ड पे आइन है, मतलब 1 तो इन है और 3 पे आइन है। अब खुद ही बताओ पहले कौन आएगा, आइन या इन, जो कि अल्फाबेटिकल वाइज पहले आएगा तो वाई बाद में आता है तो बाद में लिखेंगे, तो पहले आएगा 1 इन, मतलब कि टोटल आपके कार्बन है 6, मतलब आप इसको लिख सकते हो ब्यूट 1 इन एंड 4 आइन, ब्यूट 1 इन एंड 4 आइन, ब्यूट 1 इन एंड 4 आइन। आप मैच कर सकते हो ऑप्शन से, ब्यूट 1 इन एंड 4 सॉरी 4 कह रहा हूं, ब्यूट 1 इन एंड 3 आइन। यहां पे क्या होगा, 3 आइन होगा। सही। चलिए 3 आइन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या, चलें आगे। चलिए हाँ जी, अभी है फंक्शनल ग्रुप का सवाल है। पहला सवाल ऐसे लिया है जिसका अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। अब यहां पे मात्र एक ही फंक्शनल ग्रुप है, विच इज योर एसिड हलाइड। क्या है, एसिड हलाइड है। और एसिड हलाइड के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड यूज होगा। अब देखो कितने कार्बन है जी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रांचिंग है, मतलब 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड विल बी द करेक्ट IUPAC नेम। दोबारा बोल देता हूं, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड विल बी द करेक्ट IUPAC नेम। बिल्कुल सरल सवाल है ये तो। सही है। अगर इस जैसे सवालों में भी अभी भी दिक्कत हो रही है तो फिर तो कुछ लोचा है चंपू, देखो कुछ लोचा है फिर तो, देखो ना। हाँ चलो, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, इधर देखो बोर्ड पे जरा। अब इस सवाल में आपको बताना है कि इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। अब ये सवाल जो है ये आपके पास बाय फंक्शनल है। अब इन दोनों में से आपको पहले ये देखना था कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अभी बता के हटा, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोनों से ज्यादा हुआ करती है, मतलब नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबरिंग। इस तरह से आपको नंबरिंग करानी है। अब जो थर्ड पे जो C डबल बॉन्ड O है, क्या ये प्रिंसिपल चेन में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो इसके लिए आप ओक्सो और कीटो कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहां पे पहले तो आएगा आपके पास 2 मिथाइल। क्या है, एक तो मेरे पास है जी 2 मिथाइल, पहले तो लोकेंड लिख लिया करो कहां कहां पे है, 2 मिथाइल पे है और 3 पे आपका मान लो ओक्सो है या कीटो है। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, जनरली आपको दिया गया है कीटो, तो कीटो ले लेते हैं, 3 पे कीटो है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जो अल्फाबेटिकल वाइज पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और आप जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आप जानते ही हो, जो पहले आएगा उसको आपको पहले लिखना है। टोटल कार्बन आपके पास 6 हैं, तो टोटल प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन है, जिसमें फोर्थ पे आपके पास ब्रांचिंग है। अब देखो तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। देखो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन और अल, दिस विल बी द करेक्ट IUPAC नेम, क्योंकि के आपका पहले आएगा एज कंपेयर टू एम। सही है। तो कीटो को आपको पहले लिखना है एज कंपेयर टू मिथाइल। सही। चल सकते हैं आगे। चलिए हाँ जी, अभी देखो ये सवाल वैसे हैं जिसमें एक फंक्शन ग्रुप है और एक आपके पास पाई बॉन्ड है। सरल सवाल है। तो क्या होगा, नंबरिंग आप जानते ही हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अकेला होता है तो राजा होता ही है, मतलब जब औरों के साथ होता है तब तो राजा होगा ही, और जब अकेला होगा तो होता ही है। अरे मतलब प्रिंसिपल चेन से इसे स्टार्ट होगी ना, 1 2 3 और 4। अब बताओ 3 पे मिथाइल है, 3 पे तो मिथाइल लगा दिया। चलिए बहुत बढ़िया, 3 मिथाइल है, आपके पास 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 2 इन है और 1 पे आपका ओइक एसिड है, ब्यूट 2 इन और 1 पे आपका ओइक एसिड है। तो इस तरह से आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। किसका, दिस विल बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? चलिए
हाँ जी, अगला सवाल देखो, द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीसी नेम लिखना है, आप खुद ही बताओ। यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे आपको पता है जब दो फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं तो सबसे ज्यादा सीक्वेंस प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली बात है कार्बोक्सिलिक एसिड आने वाला है। अब सबसे पहले आपको प्रायोरिटी यहां पे लगानी है सी डबल बॉन्ड OH की, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चंपू कहेगा सर यहां पे CHO को क्यों काउंट किया, क्योंकि अगर वो काउंट हो सकता है तो उसको कर ही सकते हैं, क्योंकि 5 6 अगर मैं जाता तो ये निगलेक्ट हो जाता, तो अगर ये प्रिंसिपल चेन में आ ही रहा है तो उसको लेने में दिक्कत क्या है, सही है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो आ ही चुका है। अब देखो यहां पे क्या है, 2,5 डाइमिथाइल है, 2,5 डाइमिथाइल है, और ध्यान रखना ये जो D होता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल दिस D बिलोंग्स टू योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का D है तो काउंट होगा, पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये D को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे क्या है, 6 पे तो आपका कौन है, अब काउंट कर लिया है हमने CHO को, तो 6 पे आपका क्या आ चुका होगा, ऑक्सो। फॉर्माइल तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि काउंट कर चुके हैं कार्बन्स को। अब यहां पे क्या है, कार्बन चेन आपकी 6 की है। अब ऑप्शंस को चेक करते आओ, हेक्स 3 इनोइक एसिड होगा, पक्का होगा, हाँ इतनी बात तो स्पष्ट एंड क्लियर है, हेक्स 3 इनोइक एसिड होगा। COD तो आपके इनकरेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वहां पे प्रायोरिटी दे दी गई है एल्डिहाइड को, पर प्रायोरिटी होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलिए अब क्या है, 6 फॉर्माइल होगा, 2 मिथाइल हो सकता है क्या, बिल्कुल, या फिर 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, यही करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि फॉर्माइल तो हम तब यूज करते अगर इसके एल्डिहाइडिक कार्बन को प्रिंसिपल चेन में ना लिया गया होता, पर हमने यहां पे लिया है तो यूज करेंगे हम लोग ऑक्सो। ऑक्सो हम लोग यहां पे कंसीडर करके चलेंगे। 2,5 डाया नहीं आएगा, यहां पे डाई आएगा, डाई मिथाइल होगा, M पहले आएगा O से, तो M को पहले लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या, चलें आगे। हाँ जी, अब ये आपके पास सवाल आ चुके हैं किसके, एरोमेटिक रिंग्स के, तो यहीं पे मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं एरोमेटिक रिंग्स के बारे में। जैसे मैंने कहा पिन होता है, चंपू राहुल की बात मैंने की थी, तो चंपू के नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो अगर यहां पे लगा के दे CH3, यहां पे लगा के दे OH, यहां पे लगा के दे NH2, यहां पे लगा के दे OCH3, यहां पे आपको लगा के दे क्या क्या लगा के दे दे, यहां पे लगा के दे दे आपको CHO, COCH3, साइनाइड, इन जैसे कुछ भी आपको मिलने लगे तो ये सारे आपके प्रेफर्ड आईयूपीसी नेम्स हैं। मतलब क्या है, अगर CH3 होगा तो टालुइन होगा, टालुइन, दिस इज टालुइन। OH होगा तो क्या होगा, फिनोल होगा। NH2 है तो क्या होगा, एनिलीन होगा, एनिलीन होगा। OCH3 है तो क्या होगा, OCH3 है तो एनिसोल होगा। CHO है तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। COCH3 है तो बेंजोफिनोन होगा, CN है तो बेंजोनाइट्राइल होगा, C डबल बॉन्ड OH है तो बेंजोइक एसिड होगा, C डबल बॉन्ड O और OCH3 है तो क्या होगा, तो होगा मिथाइल बेंजोएट या इथाइल बेंजोएट, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से जितने भी आपके पास कंपाउंड लिखे गए हैं, दीज आर नोन एज द प्रेफर्ड आईयूपीसी नेम, और इनको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि आप इसको, यानी अगर बेंजीन रिंग पे आपको अगर NO2 लगा के दिया जाता है तो इसको नाइट्रोबेंजीन बोलना गलत है। मतलब नाइट्रोबेंजीन तो है, पर नाइट्रोबेंजीन इसका प्रेफर्ड आईयूपीसी नेम नहीं है। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग NO2 को, हेलोजेंस को और एल्काइल ग्रुप्स को लेके चलते हैं। यहां पे NO2 सिंपली एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, सही। अब देखो यहां पे जो आपको आईयूपीसी नेम लिखना था, खुद ही बताओ। यहां पे आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। देखो NO2 भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, आपके पास मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और Cl भी सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इसमें से कोई भी कैटेगरी यहां पे लाई नहीं कर रही। आप कह सकते हैं कि टोल्विन क्यों नहीं हो सकता, टोल्विन हो सकता था, पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें टोल्विन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप सिंपली नंबरिंग के थ्रू जाएं, नंबरिंग के पाथवे से जाएं। चलिए बहुत ही बढ़िया साहब। इसमें क्या होगा, इधर देखो यहां क्या होगा, अब आपको नंबरिंग करनी है। आपको अगर ध्यान होगा लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, एक लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, आपको लोकेंट को सबसे लीस्ट नंबर देना है। अब खुद ही बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, 1 2 3 और 4, क्या एक करेक्ट रास्ता है नंबरिंग करने का? मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहां से जाता 1 2 3 4 5, तो जो लास्ट लोकेंट मिलता उसको 5 नंबर मिलता, पर इस तरह से नंबरिंग करने पे उसको 4 नंबर मिल रहा है। तो दिस इज द करेक्ट पाथवे इन विच वी हैव टू नंबर दीज सब्स्टिट्यूएंट। इन सब्स्टिट्यूएंट को नंबर करने का ये सही तरीका है। अब यहां पे क्या है, आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं और सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए हमेशा मैंने आपको कहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है।
अब देखो, फर्स्ट पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो, सबसे पहले कौन आएगा जल्दी बताओ? हाँ, क्लोरीन आएगा, सी पहले आता ना यार। अगर यहां पे 2 पे क्लोरो पहले आएगा तो 2 को क्लोरो पहले लिख दिया जी। उसके बाद नंबर आएगा 1 पे मिथाइल का, और लास्ट में नंबर आएगा आपका 4 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, और लास्ट में बेंजीन को चिपका दो और उत्तर पा लो। लास्ट में बेंजीन को चिपका के उत्तर पा लो। अब क्या होगा यहां पे देखो, 2 क्लोरो ढूंढो कहां पे है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, ये 1 नहीं है इधर, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये मत सोचना कि नाइट्रोबेंजीन को लिख दिया उसने, अरे भाई ये 4 नाइट्रो थोड़ा सा स्पेस बेंजीन है, 4 नाइट्रोबेंजीन अलग होता है, 4 नाइट्रो स्पेस बेंजीन अलग चीज है। तो सिंपली नाइट्रोजन को यहां पे कंसीडर किया गया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान रखना, NO2 एल्काइल ग्रुप्स एंड योर हैलोजेंस आर स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड एज अ लोकेंट, और वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट की तरह ही काउंट होते हैं। सही, चले आगे। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल था। इन प्रेफर्ड आईयूपीएसी नेम्स को आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोबेंजीन वाला केस। चलिए, हाँ जी, अगला सवाल देखो। ये ऐसा सवाल है, वो पिछला जो सवाल था वहां पे आपकी बेंजीन रिंग एज अ मेन प्रिंसिपल चेन थी। यहां पे जो आपके पास रिंग है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है, दैट इज सिंपली अटैच्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और कभी भी बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह अटैच होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं फिनाइल, उसको बोला जाता है फिनाइल। अब देखो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं पक्का बताओ? 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग होगी। जहां पे आपके पास 2 पे तो फिनाइल है, 2 पे आपके पास फिनाइल है, और क्या है 4 पे आपके पास ब्रोमो है, 4 पे आपके पास ब्रोमो है। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4 ब्रोमो। सबसे पहले कौन आएगा? 4 ब्रोमो, मतलब 4 ब्रोमो सबसे पहले आएगा। तो 4 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंट 4 इन या पेंट 2 इन, मतलब करेक्ट उत्तर इसका होने वाला है ए, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल पेंट 2 इन। तो ध्यान रखना, यहां पे जो आपके पास ये बेंजीन रिंग है दैट इज सिंपली एक्टिंग एज अ लोकेंट और द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब वो एक्ट किया जाएगा तब नाम लिखा जाएगा फिनाइल, नॉट बेंजीन, इट इज फिनाइल। सही, चलिए हाँ जी। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल तो सरल चंपू सवाल था रे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन सवालों में। यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास OH है और यहां पे आपको 2 मिथाइल लगा के दिए गए हैं। खुद ही बताओ राजा कौन होता है? अल्कोहल ही होता है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे 3 पे तो 2 मिथाइल हैं चंपू, तो 3,3 डाई मिथाइल तो आपको लिखना ही होगा। 3,3 डाई मिथाइल, या 3 मिथाइल भी आप लिख सकते हो, 3 मिथाइल भी लिख सकते हो, या 3 डाई मिथाइल भी लिख सकते हो। अब देखो, तो 3,3 डाई मिथाइल आया। इसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्योंकि साइक्लिक रिंग है और आपके पास अल्कोहल ऐसा लोकेंट की तरह प्रेजेंट नहीं है। अल्कोहल इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा? 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या होगा? 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार सवाल था ये। इसमें मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं। आइए देखिए, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? दिस इज द CH3। एक ये फोटो बना के दी गई थी, मैं 2 फोटो आपके सामने बना रहा हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि गलती बच्चे कहां करते हैं, इनकरेक्ट नंबरिंग क्या है और करेक्ट नंबरिंग क्या है। देखिए, मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया, सेम कॉपी पेस्ट किया है। अब देखो, नंबरिंग करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले देखो कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या यहां पे नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल है। तो मल्टीपल बॉन्ड ही राजा हो गया, तो उसको हमें मेन चेन में सेलेक्ट करना है, लीस्ट नंबर उसको देना है। अब देखो, इसको नंबर करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता 1 2 3 4 5 और 6, एक तो ये रास्ता हो गया। सही। दूसरा रास्ता यहां पे क्या होगा? दूसरा रास्ता यहां पे होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, एक आपके पास ये रास्ता हो गया। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा पाथवे करेक्ट है? चंपू कहेगा सर दे वाला, पर फंस गए तो मर गए, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने एक फर्जी रूल को अप्लाई कर लिया, विच इज द सम ऑफ लोकेंट। सम ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम रूल को आपने अप्लाई कर दिया, जो कि एक फर्जी रूल है, कुछ भी नहीं है। यहां पे चंपू ने क्या देखा? पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, 2 + 3 का जोड़ हो जाता है 5।
पर यहां पे पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, दूसरा आपके पास 6 पे है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाता है 7। मतलब यहां तो सम ज्यादा आ रहा है, मतलब ये तो नंबरिंग गलत है रे, पर गलत नहीं है, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता, होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपको लोकेंट को सबसे लीस्ट नंबर देना है। अब यहां पे जो पहला लोकेंट आ रहा है वो पहले ही कार्बन पे है। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे पहला लोकेंट आ रहा है पहले कार्बन पे, यहां पे आ रहा है वो सेकंड कार्बन पे। तो सवाल ये उठता है कि लोकेंट को सबसे कम नंबर देना है रे। अगर लोकेंट को सबसे कम नंबर देना है तो एक कम होता है या 2? अरे बच्चा भी बता देगा, तो एक ही कम होता है, मतलब दिस सीक्वेंस इज करेक्ट रादर देन दिस। तो ध्यान रखना, लोएस्ट लोकेंट रूल होता है, लोएस्ट सम रूल जैसा फर्जी कंसेप्ट नहीं होता है, नहीं होता है। सही, तो ये आपका करेक्ट मेथड है नंबर करने का। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सही, चल हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आई होप कि आपको आईयूपीएससी में थोड़ी क्लैरिटी हो चुकी होगी कि किस किस तरह के सवाल आएंगे। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द जीओसी। जीओसी बड़ा मजेदार सवाल है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जीओसी का सिलसिला। जीओसी में गोते लगाना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अगर मैं जीओसी में बात करता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो जनरली एग्जामिनर आपसे 4 तरीके के सवाल पूछ सकता है विद द जेईई मेंस पर्सपेक्टिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द जेईई मेंस पर्सपेक्टिव। अगर मैं बात करता हूं जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से जीओसी की, तो 4 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तरीके का जो सवाल होता है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स, वेदर इट इज अ कार्बोकैटायन और द फ्री रेडिकल, और समटाइम्स यू हैव बीन आस्क्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन्स। इस तरह के सवाल हो सकते हैं, बेसिक सवाल। सेकंड जो टाइप का सवाल होता है दैट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिसिटी गवर्न करती है कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा टाइप का सवाल होता है एसिडिटी का, और चौथा सवाल होता है बेसिसिटी का। तो इन चारों तरीके के सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आइए एक एक करके इन सारे कंसेप्ट के अंदर गोते लगा लिए जाएं। आओ बोर्ड पे मारो, इधर देखो। अगर मैं बात करने जाता हूं पहले स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स की, तो स्टेबिलिटी तभी आप चेक कर पाओगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स आते हैं, वो भी परमानेंट वाले, टेम्परेरी वाले की जरूरत नहीं है। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स अगर आपको ध्यान है, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाई पर अगर आपको ध्यान है, तो आप इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हो। आओ थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। अगर मैं बात करता हूं जी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की या परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, तो जनरली ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग 3 तरीके के इफेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज इंडक्टिव, इंडक्टिव दीदी हैं जी। दूसरा जो होता है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो तीसरा हमारे पास इफेक्ट होता है वो होता है मात्र रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको ध्यान रहा होगा, सपोज करो मेरे पास ये कार्बन की चेन है और यहां पे मैंने कोई जी ग्रुप को लगाया है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं क्या कहता हूं कि जी ग्रुप की अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने वाला है। मतलब ये जो जी होगा जी, ये इस पे होगा माइनस डेल्टा चार्ज, कार्बन पे होगा डेल्टा प्लस। इस तरह का अरेंजमेंट है। जी पे माइनस डेल्टा है, डेल्टा माइनस चार्ज है, और कार्बन पे डेल्टा प्लस। अब अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी मतलब काफी अच्छी है, तो आप एक बात यहां पे बताना चाहेंगे मुझे, क्या होगी? क्या जो इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है, क्या इस पूरे पार्ट के अंदर आपके पास डाइपोल है, वो भी परमानेंट? परमानेंट डाइपोल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल को मैं हवा में भी छोड़ देता हूं तो ये डाइपोल तो एज इट इज रहेगा ही, ये डाइपोल तो एज इट इज रहेगा ही। दिस डाइपोल इज परमानेंट, ये आपके पास परमानेंट है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जो इतना पार्ट बच गया, ये जो दोनों कार्बन बच गई, क्या करेंगे? अभी इस वाले कार्बन C1 C2 और C3 की चर्चा कर रहा हूं। अभी C1 C2 के बीच में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं
था। पर जैसे ही यहां पे परमानेंट डाइपोल अराइज हुआ, परमानेंट डाइपोल ने क्या किया, इस कार्बन पे क्रिएट कर दिया डेल्टा प्लस चार्ज। अगर इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज किसी ने क्रिएट कर दिया होगा तो क्या करेगा, वो बगल वाले कार्बन से खींचेगा। याद करो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन को जो आप पढ़ते हो, अगर मेरे पास मान लो ए एटम है जिसपे डेल्टा प्लस चार्ज है, एक न्यूट्रल है, और एक ए है जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, खुद ही बताओ ए पे अगर डेल्टा प्लस चार्ज आ चुका है मतलब उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम से छोटा है। अगर न्यूट्रल एटम से साइज छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस तरह से रहता है। अब देखो इस कार्बन पे तो डेल्टा प्लस है, इधर इधर देखो, इधर देखो, इस कार्बन पे तो डेल्टा प्लस है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से कहीं ज्यादा है। मतलब ये इस कार्बन पे, अरे भाई क्या कह दिया, ये इस कार्बन पे प्लस डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा पर कम करेगा। यहां पे प्लस डेल्टा डेल्टा डेल्टा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच में था इतना डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे पोलराइज हो रहे होंगे पर इतने अच्छे नहीं हो रहे होंगे। इसलिए इस जी ग्रुप को हमने नाम दिया किसका, दिस ग्रुप इज लाइंग इन द माइनस आई कैटेगरी। मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब इंडक्टिव में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन है। दूसरी बात, इंडक्टिव तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब इथेन के मॉलिक्यूल को पकड़ के वहां पे इंडक्टिव लगाना चालू मत कर देना। अरे वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, अगर डिफरेंस ही नहीं है तो काय का पोलराइजेशन, भाई पोलराइजेशन होना ही नहीं है। वहीं पे तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इंडक्टिव आपका होता है दो तरीके का। कैसा होता है, पहला होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई की अगर मैं बात करता हूं तो प्लस आई वाले ऐसे ग्रुप होंगे जो कि इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को वापस भेज रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। और वो कौन होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को ही रेफरेंस मान के प्लस आई और माइनस आई डिफाइन किए जाते हैं। अब यहां पे जो जी ग्रुप है ये प्लस आई और माइनस आई दोनों हो सकता है। प्लस आई की अगर मैं बात करता हूं तो मेजॉरिटी हमें चर्चा करनी होती है किसकी, अल्काइल ग्रुप्स की और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। यही दो हमारे पास मेन होते हैं, या फिर अनायनिक कंपाउंड में हम लोग लेके चलते हैं। सही है, आइए एक बार डिटेल में बात ही कर लेते हैं। इधर देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे इंडक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। इंडक्टिव में जैसे मैंने कहा ये दो तरीके के हैं जी, एक तो है आपके पास प्लस आई और एक आपके पास है जी माइनस आई। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं प्लस आई की तो कौन कौन से ग्रुप होंगे, पहले होंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इस तरह से हो गया। सेकंड मतलब ये हो गए इसके आइसोटोप। सही है, सेकंड क्या हो गया, सेकंड हमारे पास हो गए अल्काइल ग्रुप्स जिनका आप इंडक्टिव पढ़ के मर चुके हैं। तीसरा हमारे पास होते हैं जी अनायनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, अनायनिक कंपाउंड्स। मतलब कौन कौन से, या तो NH नेगेटिव टाइप के, या O नेगेटिव टाइप के, या RCO नेगेटिव टाइप के। ये जितने भी ग्रुप आपके पास होते हैं दैट स्ट्रिक्टली लाइज इन द प्लस आई कैटेगरी। कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं भाई। अब देखो अगर मैं माइनस आई ग्रुप्स की बात करता हूं तो ऑल फंक्शनल ग्रुप्स जितने बच गए प्लस आई से वो सारे के सारे लाई करते हैं आपके माइनस आई में, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्रो दीदी, साइनो दीदी, ये सब आती हैं आपकी माइनस आई इफेक्ट के अंदर, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। सही, तो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट है। अब यहां पे क्या होगा, आपको इंडक्टिव के कारण वो बताना चाहेगा कि किस तरीके से आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। सपोज करो आपके पास एक दिया गया है प्राइमरी कार्बोकटाइन, एक प्राइमरी कार्बोकटाइन है, एक आपके पास है जी सेकेंडरी कार्बोकटाइन, और एक आपके पास है 3 डिग्री कार्बोकटाइन। अभी तक मैं हाइपर की चर्चा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इंडक्टिव की चर्चा कर रहा हूं। अब देखो आप जानते हैं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है। मतलब इंडक्टिव यहां काम करेगा, यहां मात्र एक कार्बन का, यहां 2 कार्बन का, और यहां पे आपके पास 3 कार्बन का। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये होगी कि अल्काइल ग्रुप्स की आप किस तरह से कंपैरिजन करेंगे प्लस आई का। तो ध्यान रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव लगेगा,
और दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी इंडक्टिव उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक 2 कार्बन लगा रखे हैं, एक पे 3 कार्बन है, एक पे 4 कार्बन है, तो इंडक्टिव ज्यादा किसका होगा? 4 वाले का होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा इंडक्टिव। पर अगर मेरे पास एक इस तरह से सिनेरियो है, 4 कार्बन है जी, ये मेरे पास 3 कार्बन है और ये मेरे पास इस तरह से कार्बन है, ये किसी चेन के साथ फर्दर कनेक्टेड हैं। इन तीनों ग्रुप्स में अगर कंपैरिजन करने को पूछा जाता है तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा यहां पे होगी, तो इसका इंडक्टिव नंबर 1, इसका इंडक्टिव नंबर 2, इसका इंडक्टिव नंबर 3। क्योंकि आप जानते हैं जो इंडक्टिव होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एक परमानेंट इफेक्ट है और एक पुअर इफेक्ट भी है। सही, मतलब परमानेंट तो है ही, पर साथ में पुअर भी है। सही, तो इस तरीके से हमारे पास चर्चा होती है इंडक्टिव इफेक्ट्स की। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं यहां पे। एक तो इनका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है एल्काइल ग्रुप्स का। वहीं अगर आइसोटोप्स की चर्चा कर लेता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिटियम का इंडक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। सही है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे जो ट्रिटियम आपके पास है वो बल्कि होने की वजह से हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आइसोटोप्स हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो ट्रिटियम का अगर मास ज्यादा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रहेगा स्टैटिक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में, आप F = -kx आप पढ़ते हैं। सपोज करो एक कार्बन है, एक मेरे पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम लगा है, मैंने इन दोनों को एक स्प्रिंग से बांध दिया, कार्बन अपनी पोजीशन पर ही है, रेस्ट पे है। जैसे मैंने स्प्रिंग को पुल किया, मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब अगर ट्रिटियम का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक मैं इसको नहीं खींच पाऊंगा। अगर मैं उसको ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाऊंगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा स्टैटिक। अगर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टैटिक रहेगा तो वो डोनर एटम के पास में ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव, तो ज्यादा रहेगा। हाइड्रोजन का क्योंकि बॉन्ड वीक होगा, हाइड्रोजन हल्का है तो दूर तक चला जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायनामिक है, बॉन्ड डायनामिक है उसका, और जैसे ही वो दूर जाएगा डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव घटने लगेगा। तो इस तरीके से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है और एक आपको कार्बन का ध्यान रखना। सही, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हाइपर वाले पे। हाइपर की मैं बात करता हूं तो सिंपल क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं जी हाइपर कॉन्जुगेशन की, कहने को तो मैं इसमें वो भी ले आता क्या, स्लाइड, पर अपन को मजा नहीं आता उसमें। अपन जब तक लिखता नहीं अपन को मजा नहीं आता, अपन को फील ही नहीं आता है। देखो हाइपर में भी जनरली हम लोग 2 केसेस की बात करते थे जी। एक होता था कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल का कार्यक्रम, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल का कार्यक्रम। दूसरा होता था एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का कार्यक्रम। इसमें मात्र आपको क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान रखने हैं अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। सपोज करो एक मेरे पास ये कार्बोकटायन है और एक मेरे पास इस टाइप का कार्बोकटायन है। सही है, वहीं पे अगर एल्कीन्स की मैं बात करने गया तो एल्कीन्स में सपोज करो एक मेरे पास ये एल्कीन है, एक मेरे पास ये एल्कीन है और एक मेरे पास है इस टाइप की एल्कीन, इस टाइप की एल्कीन है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इन दोनों ही इंटरमीडिएट्स में, मतलब इन दोनों इंटरमीडिएट्स में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे कार्बोकटायन के बगल वाला कार्बन उसका पड़ोसी अल्फा होता है, जैसे अल्फा अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकटायन की। तो यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है और जो हाइपर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है और इंडक्टिव, मतलब अगर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाती है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलता है, देन हाइपर देन इंडक्टिव, RHI, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। सही, अब देखो इस तरह से कार्यक्रम चल गया। सिमिलरली अगर यहां पे मान लो रेडिकल दिया गया होता तो रेडिकल में भी सेम तरह का कार्यक्रम है, सेम तरह का कार्यक्रम है रेडिकल का भी, मतलब रेडिकल के बगल वाला कार्बन भी आपके पास अल्फा होगा और अल्फा कार्बन को आपको काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। चलिए एल्कीन्स के बारे में क्या कहेंगे, एल्कीन्स में भी सेम कार्यक्रम, ये आपके पास अल्फा कार्बन, ये आपके पास अल्फा और अल्फा, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर काम करेगा, यहां पे काम करेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर। ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास ये वाली एल्कीन, ज्यादा स्टेबल आपकी ये वाली एल्कीन होने वाली है। और एक यहां पे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, मतलब एक मैं आपको और वो लिखवा रहा हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखवा रहा हूं जिनका आपको ध्यान में रखना है। डिटेल बात कभी हम लोग और कर लेंगे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। क्या है, देखो ध्यान से,
स्टेबिलिटी की अगर वो चर्चा करने चला जाता है तो देखना ध्यान से, CH2 है, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 है, और C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 और CH3 है। अगर मान लो इन तीन टाइप की एल्कीन आपको दे दी गई तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर? तो यहां पे क्या है, इन तीनों ही सबस्टेट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे दो तरीके के फैक्टर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और एक्सटेरिक। ज्यादा जानकारी के लिए आप एक सेशन देख सकते हैं जो कि अभी जो मेगा रिवीजन सीरीज हम लोगों ने की थी जीओसी की, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि किस वजह से होता है, तो आप एक बार उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाली जो एल्कीन होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फॉलोड बाय ट्रांसडेंसिस। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, एक आपको आइडिया दे देता हूं, इसमें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, पर इन दोनों में अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे तो जो कार्ब अनायन आप जनरेट करोगे वो इस CH3 के प्लस आई इफेक्ट के कारण डिस्टेबलाइज हो रहा होगा। एक बार आप बना के देखना, इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उनकी स्टेबिलिटी को आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी सवाल में टपक सकता है वाला सवाल, सही है। और ये अच्छा सवाल अच्छे बच्चों से नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा वाल्फा काम ही नहीं करता है। सिमिलरली आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को बना के चेक करना होता है, सही। तो ये आपके पास हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अगर बात करते हैं रेजोनेंस की, रेजोनेंस तो आप जानते ही हैं, रेजोनेंस में तो आप धुरंधर हैं ही, उस्ताद हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में सिंपली आपको ध्यान रखना है दो ग्रुप्स के बारे में, एक होता है जी प्लस एम और एक होता है हमारे पास माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम, प्लस एम वाले ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि अगर किसी पाई सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और माइनस एम वाले वो ग्रुप होते हैं जो कि अगर किसी पाई सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया करते हैं। अब प्लस एम जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है पाई बॉन्ड की, मतलब या तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इनके पास रहा हो लोन पेयर या इनके पास रहा हो नेगेटिव चार्ज, मतलब खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। और ऑर्गेनिक के अंदर इस तरह के ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं जी, इस तरह के ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है NH2 ले सकते हैं आप, OH ले सकते हैं, NH नेगेटिव ले सकते हैं, O नेगेटिव ले सकते हैं आप, और OCH3 हो गया, थायोल हो गया, SH हो गया, या फिर अमाइड हो गया, NHC डबल बॉन्ड OCH3, या फिर हमारे पास हो गया है एस्टर OC डबल बॉन्ड OCH3। इस टाइप के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे प्लस एम में चले जाते हैं, सही। माइनस एम की अगर बात करता हूं तो माइनस एम वाले वो ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, मतलब इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल रहे होते हैं। तो जनरली ये कौन कौन से रहते हैं, या तो ये रहते हैं कार्बोकटाइन टाइप के, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, इस टाइप के सब्सटेंस, या फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनिल मतलब एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड, साइनाइड, ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, माइनस एम वाले रहे होते हैं। अब यहां पे आपको देख के अचंभा हो रहा होगा कि उस वाले को मैंने माइनस एम की कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि बेसिकली इस कार्बन पर वेकेंट पी होने की वजह से ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिस कारण इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि इस तरीके का आपको नजर में आता है। तो बेसिकली जो कार्बोकटाइंस होते हैं वो भी एज अ माइनस एम की तरह काम किया करते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया करते हैं, सही। तो इस तरीके का आपको कार्यक्रम में ध्यान रखना है। एक और जो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एक जो यहां पे इंपॉर्टेंट फंडा काम करता है वो होता है बैक बॉन्डिंग का। किसका, बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करने जाता हूं तो बैक बॉन्डिंग जनरली क्या होता है, देखो CH2 OCH3 है सपोज, यहां पे है कार्बोकटाइन और यहां पे है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग, जो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। कार्बन का 2p वेकेंट 2p, ऑक्सीजन का फिल्ड 2p के बीच में गुलू गुलू होगा, यहां पे आपके पास बनेगा फिल्ड हो जाएगा यहां पे, और यहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव। मतलब इस तरीके से आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा, और यकीन मानिए इस तरह से अगर स्टेबलाइजेशन मिलती है कार्बोकटाइन को तो वो परमात्मा को पा लेता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला कार्बोकटाइन। तो आपको ध्यान में रखना है जो मीजोमेरिक इफेक्ट हुआ करते हैं, जो इस तरह के आपके इफेक्ट हुआ करते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकटाइन को, सही। चलिए सही। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिसिटी की, तो आइए एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी क्या कहती है,
एरोमेटिसिटी के बारे में चर्चा कर ली जाए। होती क्या है एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी में इन जनरल हमें तीन तरीके के सबस्ट्रेट्स के बारे में बात करनी होती है। पहला सबस्ट्रेट एरोमेटिक सिस्टम्स, दूसरा एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक सिस्टम, और तीसरे हमारे पास रहे होते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम। अब देखो, अगर मैं एरोमेटिक सिस्टम की बात करता हूं तो क्या है, सपोज मेरे पास एक एक एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। यहां बेंजीन लिखा है, यहां पे इस तरीके का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, और यहां पे मैंने ड्रॉ किया है एक इस तरीके का मॉलिक्यूल। देखो इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। अब देखो, अगर मैं पहले वाले कंडीशन की बात करता हूं तो ये तो बेंजीन है और ये एरोमेटिक क्यों है? एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कंपाउंड, पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, सारे एटम या तो sp2 या फिर sp होने चाहिए। तीसरी बात क्या है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। CD का मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पे होता है दैट इज हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितनी कंडीशंस को कोई कंपाउंड फॉलो कर जाता है तो वो कंपाउंड आपके पास कहलाया जाता है एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की अगर बात करता हूं तो पहली तीन कंडीशन तो सेम है, हूबहू कॉपी पेस्ट है। फोर्थ कंडीशन यहां पे चेंज होती है, जो कि होती है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और ध्यान में रखना, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पे n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पर यहां पे n की वैल्यू 0 हो सकती है। सही, अगर आपने n को यहां पे 0 रख दिया मतलब सिस्टम में कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। अगर सिस्टम में कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो काय का प्लेनर हुआ, मतलब काय का डीलोकलाइजेशन हुआ। यहां पे आप n0 इसलिए रख सकते हो क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले में n को 0 रखोगे तो कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो सिस्टम एरोमेटिक होता है उसकी फोटो इस तरीके से होती है। देखो ये रहा आपके पास सिस्टम जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, मतलब ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है। तो ध्यान रखना, यहां पे n0 नहीं हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता। बात करते हैं नॉन की, तो नॉन में क्या है? साइक्लिक तो एक कंडीशन है ही कि कंपाउंड साइक्लिक तो होना चाहिए, पर दूसरी कंडीशन क्या है? अगर कोई भी एक एटम आपको मिल जाता है sp3 तब वो सिस्टम हो जाया करता है आपके पास नॉन एरोमेटिक। अब ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, दिस इज sp3, मतलब ये सिस्टम आपके पास है नॉन एरोमेटिक। और अगर साइक्लिक रिंग्स की एरोमेटिसिटी का सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको एक बात वहां पे ध्यान में रखनी है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके 7 या 7 से ज्यादा हैं, दोबारा सुन लो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके 7 या 7 से ज्यादा हैं तो जो भी वहां पे एंटी एरोमेटिक रहा होगा वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक के अंदर। एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं, क्या होता है? सभी ने सुना होगा CuT के बारे में। CuT साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, जिसकी फोटो इस तरीके से हुआ करती है, 8 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग होती है। दिस इज नोन एज योर CuT। ये CuT है, ये असल में 8 मेंबर्ड रिंग है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 4 6 8, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे 8 हैं। सिस्टम होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। मतलब ये अपनी इनिशियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विच इज द टब शेप, ये इस तरीके से एग्जिस्ट किया करता है। दिस इज नोन एज द टब शेप्ड स्ट्रक्चर। टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सही, तो ध्यान रखना, कार्बन अगर 7 या 7 से ज्यादा हैं तो जो भी एंटी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन के अंदर। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक सिस्टम्स, देन नॉन एरोमेटिक, देन विल बी और एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम तो आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ये आपके होते हैं डायमैग्नेटिक नेचर के। सही, चलिए इसके बाद अगर बात की जाती है एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं एसिडिटी, सिंपल सवाल आते हैं एसिडिटी के, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पे बेसिसिटी। देखो अगर मैं बात करता हूं एसिडिटी की तो आपको पता है, सपोज करो H एक एसिड है, साथ में मैंने लिया है वाटर, और यहां पे मैंने कराया है डीप्रोटोनेशन, बनाया है A नेगेटिव, साथ में बना है H3O प्लस, साथ में H3O प्लस बना है, और ये मेरे पास Ka है। अब खुद ही बताओ Ka जो इसका होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग? A नेगेटिव इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय Ha। मतलब एसिड अगर आपको बात करनी है एसिड्स के अंदर, तो एसिड में आपको इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करना होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, मतलब उतना ज्यादा अच्छा एसिड रहा होगा।
अब इसमें जो मेजोरिटी सवाल आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ऑक्सीसिड्स के। ऑक्सीसिड का मतलब जहां पे हाइड्रोजन आपका अटैच है ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, अगर मैं यहां पे लेके चलता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक मैंने लिया है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जहां पे मेरे पास सिंपल बेंजोइक एसिड है, और एक मेरे पास है इस टाइप का मॉलिक्यूल, इस टाइप का मॉलिक्यूल है, सी डबल बॉन्ड OH है, यहां पे मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन तीनों के अंदर अगर आपको बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी, फिर इसकी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिससे इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो Ka बढ़ेगा, K जितना बढ़ेगा उतनी ही आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। सिमिलर केस होता है आपके पास फिनोल के केस में, OH अगर आप यहां पे लगा के दे देते हैं तो सिमिलर टाइप का यहां पे केस चलने वाला है। सही। अब अगर मैं बात करता हूं बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं जिससे आपका सवाल हल हो जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। देखना जरा बोर्ड पे। पहली बात, बेसिसिटी ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन के केस में पूछी जाएगी, नाइट्रोजनस बेसिसिटी की बात की जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर आपको वहां अप्लाई करना है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। स्पेलिंग वेलिंग देख लेना, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन का होता है मतलब sp3 वाला सबसे ज्यादा, फिर नंबर आता है sp2 वालों का, फिर नंबर आता है आपके पास sp वालों का। सही है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है तब चर्चा जाती है रेजोनेंस पे। रेजोनेंस का मतलब अगर कोई नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। थर्ड क्या होगा? थर्ड होता है जी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब अगर कोई लोन पेयर आपका एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो वो आपका लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आओ उदाहरण के तौर पर मान लो एक मेरे पास है पाइरोल, एक मेरे पास पाइरोल है, और एक मेरे पास है यहां पे एनिलीन। क्या है? एनिलीन है। इन दोनों की आपको अगर बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? पहला फैक्टर लगाया आपने हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का लगाया सबसे पहला फैक्टर। ये sp2 है, ये भी sp2 है, दोनों के दोनों sp2 नाइट्रोजन है। सेकंड लगाया रेजोनेंस का, यहां भी नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है। थर्ड लगाया आपने एरोमेटिसिटी का। इस वाले केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, पर यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी वो पाइरोल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगी। इनकी जो दीदी होती हैं इन सभी की, वो होती है ग्वानिडीन। इन सब की दीदी होती हैं, इन सब की गुरुमा होती हैं, वो होती हैं ग्वानिडीन्स। ग्वानिडीन्स की चर्चा क्या है? ग्वानिडीन्स बेसिकली क्या है? इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं जी ग्वानिडीन्स का। किसका? ग्वानिडीन्स का। और एक इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि sp2 होते हुए भी हाईली बेसिक है, मतलब यहां जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये जब रेजोनेंस करते हैं तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दिया करते हैं, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया करते हैं, जिस कारण ग्वानिडीन्स की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। किताबें तो ऐसा भी लिखती हैं कि इसकी बेसिसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सही, तो ध्यान रखना ग्वानिडीन्स एक होते हैं इसकी जैसा, एमिडीन्स उनको बोलते हैं एमिडीन्स। एमिडीन्स का मतलब ग्वानिडीन लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं एक NH2 को हटा के यहां पे मिथाइल चिपका देता हूं तब उसका नाम हो जाता है इथेन अमिडीन्स, उसको बोलते हैं एमिडीन्स। और वो एमिडीन्स ग्वानिडीन्स के कंपैरिजन में लेस बेसिक हैं, पर इन सभी के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हैं। क्या इतनी चर्चा आप सभी को समझ में आ गई GOC के बारे में? सही। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल देखो। सबसे पहला सवाल क्या है? आपको यहां पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। सिंपल सवाल है, जैसे क्या मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग होंगी उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा। यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात नोट करने की वो क्या है कि जो आपके पास ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस नहीं। यहां पे क्या है, जो इसकी स्ट्रक्चर होता है इसका वो किस तरह से होता है? देखो, कार्बन है, यहां पे बेंजीन रिंग है, यहां पे दूसरी बेंजीन रिंग है, और यहां पे तीसरी बेंजीन रिंग है। सही है। यहां पे आपके पास है बीच में रेडिकल। ये जो आपके पास फ्री रेडिकल है, दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसकी जो शेप होती है दैट इज प्रोपेलर शेप। ये प्रोपेलर शेप का होता है। जैसे आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन होते हैं, किचन्स में लगे होते हैं, बीच में मोटर, साइड में क्या होते हैं उसके ब्लेड्स होते हैं। तो इस तरीके से होता है, बीच में मोटर है, साइड में आपके पास इस तरीके से ब्लेड होते हैं। तो इस तरीके से होता है।
अब यहां पे क्या है, जो तीनों फिनाइल रिंग आपको दिखाई दे रही हैं ये दरअसल में प्लेन में नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करती हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला रेडिकल जो सिंथेसाइज किया गया था दैट इज अ ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। दिस वाज द फर्स्ट रेडिकल व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो आपके पास फ्री रेडिकल होता है दिस इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर नॉट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब तब होता जब रेजोनेंस हो रहा होता, पर जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग प्लेन में लाई तो नहीं करती। यहां पे जो फैक्टर काम करता है दैट इज स्टेरिक फैक्टर, मतलब तीनों बेंजीन रिंग ने रेडिकल को इस तरह से घेर लिया है कि एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स पे आके अटैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान रखना है इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा। फिर कौन होगा, 2 फिनाइल रिंग वाला, फिर 3 मिथाइल का, फिर 2 मिथाइल का। यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं। सही है, चंपू सवाल है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चलिए अगला देखो, डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। सबसे ज्यादा कार्बन स्टेबल कहां पे होगा, फर्स्ट में ए बी सी ओ डी। आपको पता है जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा नेगेटिव चार्ज का उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ए मॉलिक्यूल में मात्र एक ही सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस कर सकता है, बी में 2 सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस कर सकता है, सी में 2 डबल बॉन्ड ओ के साथ गुलू गुलू कर सकता है, पर डी में वो गुलू गुलू कर सकता है 3 डबल बॉन्ड ओ के साथ। मतलब डी वाला जो कार्बन आयन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस काम कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई चंपू? चलिए हाँ जी, अभी देखो, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी रखनी है। और जैसे मैंने आपको कहा कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, वो क्या है आइए बोर्ड पर समझा देता हूं। अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़े तो हम लोगों को 3-4 रूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी ऑर्डर में हम लोगों को उनको अप्लाई करना है। सबसे जो पहला फैक्टर काम करता है दैट इज मीजोमेरिक। मीजोमेरिक इफेक्ट होता है जिसको आप लोग ऑर्गेनिक की भाषा में नाम देते हैं बीबी का। बीबी का मतलब बैक बॉन्डिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। CH2 के बगल में वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब ऑक्सीजन के बगल में वेकेंट ऑर्बिटल 2p बैक पाई बॉन्डिंग। सेकंड जो स्टेबलाइजेशन मिलता है वो मिलता है आपको एरोमेटिसिटी से, एरोमेटिसिटी से। थर्ड होता है हमारे पास रेजोनेंस, थर्ड होता है रेजोनेंस। फोर्थ होता है हमारे पास हाइपर, हाइपर। और नंबर 5th हमारे पास होता है इंडक्टिव। 5th होता है हमारे पास इंडक्टिव। सही, इतनी तो बात हमें स्पष्ट है, क्लियर है। अब यहां पे क्या सिनेरियो चल रहा है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर बैक बॉन्डिंग तो है। यहां पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां पे कोई डोनेट नहीं करेगा। तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है पर बाकी दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कहीं कम है, इसलिए इसकी डोनेशन पावर सबसे ज्यादा अच्छी है। तो ऑर्डर की बात कर ली जाए तो सेकंड सबसे ज्यादा, फिर नंबर आएगा फर्स्ट का, फिर नंबर आएगा थर्ड का, फिर नंबर आएगा फोर्थ का। फर्स्ट पहले क्यों आया, क्योंकि यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर भी यहां पे ज्यादा काम करेगा एज कंपेयर टू द थर्ड कंपाउंड। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? सही है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, विच कटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहां पे आपको कटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। आपको पता है कटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए मैंने पीछे रूल लिखवाए थे। इसमें जो आपको रूल अप्लाई करना है वो होगा हाइपर का, मतलब सिंपली आपको अल्फा हाइड्रोजन को यहां पे काउंट करना है। अब देखो अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा कार्बन है? 3 अल्फा कार्बन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 3, 2 5 और 1 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर यहां पे काम करेगा। यहां पे बात करता हूं, देखो अल्फा अल्फा अल्फा, 3 2 5, 3 और यहां पे कितने होंगे? 2 होंगे। यहां पे कितने होंगे? 2 2 5 और यहां पे भी कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन रहे होंगे। सही है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां पे 3 2 5 और 1 यहां पे 6। सही है, यहां पे कितने हैं जी? यहां पे ये 2 होंगे, ये 2 3 5 और 1 6 होंगे। यहां पे अगर मैं बात करने जाता हूं, यहां पे अगर मैं बात करने जाता हूं तो अल्फा अल्फा और अल्फा, 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहां पे 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं और यहां पे मात्र 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा वो सी होगा, ड्यू टू योर हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सही, चलिए
हाँ जी, अब आते हैं सवाल कुछ एरोमेटिसिटी से। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड यहां पे होगा नॉन एरोमेटिक। आपको पता है जो ए आपको मॉलिक्यूल दिया गया दैट इज नोन एज थायोफीन। थायोफीन तो आपके पास एरोमेटिक होता है क्योंकि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, जिसकी वजह से ये आपका सिस्टम एरोमेटिक है। बी की बात करता हूं तो बी क्या है, बी आपके पास है नेप्थलीन। नेप्थलीन दीदी है, नेप्थलीन दीदी के अंदर आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिस्टम भी आपके पास एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर ये सिस्टम आपके पास एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये कार्बन आपका हो चुका है sp3। जैसे ही sp3 कार्बन आएगा वो इसको नॉन एरोमेटिक बना के जाएगा। बिल्कुल कंडीशंस को अप्लाई करना है और उत्तर पाना है, सही है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करनी है। सिंपली आपको क्या चेक करना है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो उनको डिस्टेबलाइज करेंगे। अब यहां पे जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो आपको पहचानने हैं। Cl का -I डोमिनेटिंग होता है ओवर +M, ये तो आप पढ़ के ही आए हैं। CH3 का हाइपर काम करेगा, NO2 का काम करेगा -M और OCH3 का काम करेगा आपके पास +M। अब खुद ही बताओ सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा एसिड, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो थर्ड होगा क्योंकि यहां पे लग रहा है -M। तो थर्ड सबसे पहले, देन नंबर आएगा फर्स्ट का, देन सेकंड, देन फोर्थ। 3 1 2 4, 3 1 2 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, सिंपल सवाल आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात और मैं बता देता हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स के पीके आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कई बार आ जाता है फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन। फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन आ जाए किसके साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, और एक आ जाए आपके पास एसिटिक एसिड्स। तो इनके कुछ पीकेज आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके पीकेज क्या होते हैं। इसका जो पीके होता है दैट इज अराउंड 3.7, 4.2 एंड 4.7। वहीं अगर फिनॉल की बात करते हैं, खाली फिनॉल अगर हमारे पास है तो इसका जो pKa होगा दैट इज समवट अराउंड 10 के आसपास होता है इसका pKa, इसका सिंपल फिनॉल का। चलिए, हाँ जी, अब देखो विच इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया है, दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके सवाल पूछा है आपसे, एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी। ज्यादा दिमाग यहां पे नहीं लगाना, यहां नेगेटिव चार्ज बनाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ और नेगेटिव चार्ज बनाओ। अब देखो जो पहला कंपाउंड है क्या वो एरोमेटिक है क्या, बिल्कुल है। ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, पर क्योंकि 7 मेंबर की रिंग है और टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये भी आपके पास नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और ये आपके पास होगा एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो ए होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है एरोमेटिसिटी से, एरोमेटिसिटी से। सही, चलिए, हाँ जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे भी सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा करनी है, इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो। सही है, NO2 का -I मेटा पे लग गया, OCH3 का -I मेटा पे लग गया। तो यहां पे सिंपली आपको ये चेक करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का रेट। मतलब ये जो दोनों कॉन्जुगेट बेस हैं इनके कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहे हैं -I से, तो सबसे ज्यादा -I होता है NO2 का, देन OCH3 का। तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कहते हैं बात समझ में आ गई क्या। चलिए, अब अगला सवाल देखो, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का है। सिंपली आपको बता देता हूं, यहां पे CD3 का हाइपर, CH3 का हाइपर, CD3 का इंडक्टिव और CH3 का इंडक्टिव। आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी मैंने बताया भी था, +I जो होता है वो आपका CD3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3 और जो +H होगा हाइपर जो होगा वो आपका CH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CD3। तो ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको चर्चा करनी है। एक चर्चा और क्या करनी है कि हाइपर डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव। तो ये 3 बातें आपकी मदद करने वाली हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या इतनी बात सही होगी, इसको आप गृह कार्य में भी कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी, अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब देखो यहां पे एनिलीन है, sp2 है, ये आपके पास जो बॉन्ड बना हुआ है क्या इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या, बिल्कुल है। ये NN डाइमेथाइल एनिलीन है और ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक हो गया आपके पास सेकंड होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन आपका sp2 है। तो सबसे पहले आएगा 2। जैसे आप सबसे पहले 2 को रखोगे आपको उत्तर मिल जाएगा।
तीन ऑप्शन देखो रूल आउट हो चुके हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहां पे सेकंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, सेकंड आपका सबसे ज्यादा बेसिक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूं। देखो जो सी है आपके पास वो क्या है, इथेनामिडीन है, अभी बताया मैंने, सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो सी पहले आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ए, बी या डी का। डी में नाइट्रोजन sp3, ए का नाइट्रोजन sp2, बी का नाइट्रोजन sp2, मतलब बी सबसे पीछे सी सबसे आगे, बी सबसे पीछे सी सबसे आगे। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सबसे पीछे, बी सबसे आगे है, सी सबसे पीछे है। इसमें क्या है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं ए और डी में, यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास इस मिथाइल का भी एडिशन इनएक्टिव काम करेगा, जिसके कारण इस डी की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ए के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगी। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं, जहां से एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। पहला क्या है, पहला होगा टोटोमेरिज्म, दूसरा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तीसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ होगा आपके पास कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जहां से सवाल रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं जेईई मेंस एग्जाम में। आइए एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं उनको। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फैक्टर की, सबसे पहला जो फिनोमिनन होता है दैट इज नोन एज टोटो, उसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन, अगर मैं बात करता हूं टोटोमराइजेशन की, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। सपोज आपके पास एक इस टाइप का कंपाउंड है, मैंने लिया है एसीटोन को। एसीटोन के अंदर क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जिस कारण वो दो फेज में एग्जिस्ट करता है, एक कीटो फॉर्म में और एक इनॉल फॉर्म में। दिस इज नोन एज द कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है, और ये आपके पास है इनॉल फॉर्म। अब आप देख पा रहे हो जो इक्विलिब्रियम का एरो मैंने लगाया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कीटो फॉर्म जो होती है वो इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी जगह पे बना है आपके पास सी डबल बॉन्ड सी। और आप जानते हैं अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ का कंपैरिजन सी डबल बॉन्ड सी के साथ करने जाता हूं तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, मतलब ये आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो ध्यान रखना मोनोकार्बोनिल सिस्टम के अंदर मात्र आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कार्यक्रम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकता है, सही। और आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपली वही मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म अंडर को करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहे होंगे। अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है फॉर द टोटोमराइजेशन। तो मोनोकार्बोनिल्स के लिए तो आपका कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है ओवर इनॉल। अब कई बार एग्जाम में क्या करता है, वो आपको डाई कीटो सिस्टम बना के देता है 1,3 डाई कीटो। कैसा, देखो इस तरीके का सिस्टम बना के देता है, यहां डबल बॉन्ड ओ है, यहां पे डबल बॉन्ड ओ है, और यहां पे पूछता है कि इसकी जो इनॉल फॉर्म होगी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। अब अगर आप इसकी इनॉल फॉर्म जनरेट करने जाते हो तो जो इसकी इनॉल फॉर्म होगी उसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या। देखो मैंने क्या किया, यहां जो दोनों हाइड्रोजन थे, यहां जो दोनों हाइड्रोजन थे, मैंने इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया। सो दिस इज द टोटोमराइजेशन। अब जो इसकी जो इनॉल फॉर्म मैंने वहां पे जनरेट की है दैट इज स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्जिस्ट करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक 6 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है क्या यहां पे? बिल्कुल है। मतलब अगर आपके पास 1,3 डाइकीटो सिस्टम आता है तो उसकी इनॉल फॉर्म डोमिनेट किया करती है ओवर कीटो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या होगा, पहला रीजन होगा 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर रिंग, इंट्रामोलिकुलर रिंग। सेकेंड जो यहां पे फैक्टर काम किया करता है वो होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या होता है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और जो तीसरा फैक्टर यहां पे काम किया करता है दैट इज एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इनॉल फॉर्म आपकी डोमिनेट किया करती है ओवर कीटो इन द 1,3 डाइकीटो सिस्टम। इसको हम लोग नाम देते हैं 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो
सिस्टम्स, जिसमें इसकी इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगी ओवर कीटो, पर अगर मोनोकार्बोनिल सिस्टम है तो वहां पे कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगी ओवर इनॉल, प्रेजेंस होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन्स की। सही। अब चंपू का सवाल ये भी आ सकता है कि ये दो हाइड्रोजन ही क्यों निकाले, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हैं एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। अभी बात की कार्बन आयन का सवाल किया था स्टेबिलिटी का, तो सेम रीजन यहां पे लाई करेगा। सही है, तो ये बात आपको टोटोमराइजेशन के अंदर ध्यान में रखनी है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सपोज करो आपके पास एक इस टाइप का कंपाउंड दिया गया है, एक इस टाइप का कंपाउंड है और एक आपके पास है इस टाइप का कंपाउंड। एक इस और इस टाइप के दो कंपाउंड है, एक सिस है जी और एक ट्रांस है। अब जीआई होने के लिए मात्र दो कंडीशन हमें चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और सेकंड क्या केस है, सेकंड ये केस है कि अटैच्ड एटम्स शुड बी डिफरेंट, अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मेरा मानना क्या है कि यहां पे आपके पास कोई पाई सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो। क्योंकि यहां पे क्या, इन तीनों सिस्टम्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस तरीके से है कि आप एक एटम को कांस्टेंट रख के रोटेशन कर ही नहीं सकते, आप इनको रोटेट कर ही नहीं सकते। तो यहां पे होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अटैच्ड एटम शुड बी डिफरेंट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो जरा बोर्ड पे। सपोज करो इस टाइप का मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, यहां पे मान लो Br है, यहां पे Cl है और इस तरह से एक 3 मेंबर्ड की रिंग है। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर जीआई एग्जिस्ट करेगा क्या? पहली कंडीशन को चेक करो, पहली कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, वो रोटेशन तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब पहली कंडीशन तो करेक्ट है, फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन है अटैच्ड एटम शुड बी डिफरेंट। यहां पे एक Br एक Cl है, चलिए डिफरेंट है, पर इस कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अभी जो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है इसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से जाके देखो अगर मैं ऐसे गया कार्बन 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 घूम के वापस आ गया, कार्बन 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 घूम के वापस आ गया, मतलब दोनों ओर से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो सेम है, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। इसमें सेकंड कंडीशन क्या हो गई, वॉयलेट हो गई, फुलफिल नहीं हो पाई। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जीआई कहां पे होगा, जीआई कहां पे नहीं होगा। और ध्यान रखना दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल इन ईच अदर, नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे। सही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जीआई के लिए। चलिए उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कार्यक्रम, जिसमें अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा, कौन सा अकायरल होगा। आइए बोर्ड पे देखिए, कायरलिटी की बात कर लेते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, कायरलिटी की। पहली बात तो जो कायरलिटी होती है वो ध्यान में रखना, कायरलिटी डिपेंड करती है किस पे, कायरल सेंटर पे। क्या करती है, क्या अभी बताता हूं। कायरल सेंटर के ऊपर कायरलिटी डिपेंड नहीं करती, तो ध्यान रखना, इसी तरह से नोटबुक में लिखना, तभी दिमाग में ध्यान रहेगा। कायरलिटी टोटली डिपेंड करती है आपकी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे। किस पे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से मेरा मानना है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस, पीओएस या सीओएस। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या मतलब ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं, इन तीनों में से कोई भी एक एक्सिस प्रेजेंट होगी, तब मॉलिक्यूल आपका होगा एकायरल, मतलब मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वहीं पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एओएस तीनों ही एब्सेंट मिली, देन मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल, और तब वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना, एक कायरलिटी के लिए कंडीशन है और की, दिस इज और ये आपके पास है एंड। आप मैथ्स तो पढ़ते ही हैं, एंड और के बीच का डिफरेंस आपको पता है। और का मतलब या ये या फिर ये, तीनों में से कोई भी एक। एंड का मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए फॉर कायरलिटी। सही। अब
एक बात और ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास मॉलिक्यूल में मात्र एक ही कायरल कार्बन होगा तब मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा, क्योंकि कायरल कार्बन का मतलब कार्बन बीच में है और 4 तरीके के ग्रुप उस पे आपने अटैच कर दिए, और इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आ नहीं सकती। तो ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल के अंदर मात्र एक ही कायरल कार्बन है, कायरल होना चाहिए कार्बन, मतलब एक तो sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप वहां पे अटैच होने चाहिए, तो वो कार्बन हमेशा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वहीं पे टर्शरी जो अमीन्स होती हैं 3 डिग्री अमीन्स, ये नोट करके लिख लेना, 3 डिग्री अमीन्स जो होंगी बीइंग अ कायरल एटम, वो कायरल एटम होती हैं पर फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं ड्यू टू अमोनिया इन्वर्जन। जो 3 डिग्री अमीन्स होती हैं उनमें अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स भी आप अटैच कर दोगे तभी भी वो कायरल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे फिनोमेनन एग्जिस्ट करता है विच इज द अमोनिया इन्वर्जन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी कार्बन में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तब आपको प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री की चरणों में जाना होगा, यही आपको बता पाएंगे कंपाउंड कायरल है या अकायरल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात पे कतई भी डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक भी कायरल सेंटर ना होते हुए भी कायरल होते हैं और एक कायरल सेंटर होते हुए भी एक कायरल होते हैं। तो कायरल सेंटर पे कायरलिटी डिपेंड नहीं करती, दिस बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। चलिए, अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है क्या, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स का कार्यक्रम मैं आपको वैसे बता देता हूं। एनेंटियोमर्स बेसिकली वो दो कंपाउंड रहे होंगे जो कि आपके नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रहे हों। जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्लिसरल्डिहाइड सबसे अच्छा मॉलिक्यूल है, CHO है, यहां पे CH2OH है, ये आपका OH है, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ये CHO है, ये आपका CH2OH है, ये आपका हाइड्रोजन है। तो दिस टू मॉलिक्यूल आर, ये दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या हैं, मिरर इमेज हैं, मतलब ये दोनों के दोनों आपके क्या हो चुके हैं, एनेंटियोमर्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, एनेंटियोमर्स हो चुके हैं। एनेंटियोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स आर बेसिकली नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और ध्यान रखना, एनेंटियोमर्स के केस में इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट द ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब थीटा की वैल्यू उनकी अलग अलग रहेगी, थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, बाकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। दूसरा, अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस मॉलिक्यूल का 50% ले लिया और इस मॉलिक्यूल का भी आपने 50% ले लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने एक मॉलिक्यूल जनरेट किया, देन मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी रेसमिक, उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, और वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इक्विमोलर मिक्सर आप लेके चलोगे, इक्विमोलर क्या, इक्विमोलर मिक्सर अगर आप लेके चलोगे तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा रेसमिक, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। वहीं पे अगर मान लो आपके पास कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आता है, या डायस्टेरियोमर की अगर मैं बात करने जाता हूं तो डायस्टेरियोमर उस टाइप के मॉलिक्यूल रहे होंगे जिनके अंदर नॉन सुपर इंपोजिबल नॉर मिरर इमेज हो। दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल बट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और एक बात और ध्यान में रखना, एक जुगाड़ बता देता हूं, कभी भी एक कायरल सेंटर के अंदर डायस्टेरियोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर डायस्टेरियोमर्स टू एग्जिस्ट मिनिमम 2 कायरल कार्बन हमको मंगता है, 2 कायरल कार्बन तो हमको चाहिए ही चाहिए फॉर डायस्टेरियोमर्स टू एग्जिस्ट। तो इस बात के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सही है, तो डायस्टेरियोमर की बात कर ली हमने, और डायस्टेरियोमर में क्या रखना है आपको, एक तो वो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं किनकी, डायस्टेरियोमर्स की। फिर कई बार एग्जामिनर आपसे चर्चा कर लेता है मीजो के बारे में कि कंपाउंड मीजो कौन कौन से होंगे। तो मीजो के लिए भी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन एटलीस्ट 2 cc और प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस, कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए तभी मीजो की चर्चा की जाएगी, और मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। और जो मीजो कंपाउंड होते हैं दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही है क्या कि मीजो के बारे में किस किस तरह की जानकारी हम लोगों को चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की, जो कि काफी ज्यादा पूछा ही जाता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, मैं आपको बता ही देता हूं। देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल अगर आपके पास रहा होगा अनसिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल आपके पास है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब यह रहा होगा कि वहां पे कोई भी COS POS एब्सेंट होगी, तब आपके फॉर्मूला रहा होगा 2 की पावर n। सही है। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कायरल सेंटर या नंबर ऑफ कायरल प्लेन, मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा n की वैल्यू होगी, कहीं पे कायरल सेंटर हो सकता है या कहीं पे सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो, तो उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे n की वैल्यू में। अगर मॉलिक्यूल आपके पास रहा होगा सिमेट्रिकल, कैसा रहा होगा? सिमेट्रिकल, तो चर्चा चली जाती है n के ऊपर, n के हाथों में गेंद चली जाती है। n अगर आपका रहा होगा इवन और एक n आपका रहा होगा ऑड, n आपका इवन है और n आपका ऑड है, तो इवन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मीजो की बात तो करेंगे ही। यहां पे जो कार्यक्रम काम करता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं 2 की पावर n-1 और मीजो होते हैं 2 की पावर n/2-1। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स निकल आएंगे। अगर n वैल्यू हमारे पास ऑड है तो यहां पे भी 2 कार्यक्रम अराइज होते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना, यहां भी 2 कार्यक्रम अराइज होते हैं। अगर मिडल में आपके पास कोई ज्योमेट्रिक सेंटर है, अगर मिडल में आपके पास कोई ऑप्टिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है या ऑप्टिकल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, तब जो आपका फॉर्मूला लगता है, तब फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 और यहां पे फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में आप जानते हो दोनों ही सेंटर्स को हम लोग काउंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर को भी और ऑप्टिकल सेंटर को भी, मतलब जहां पे सिस और ट्रांस हो रहा है उसको भी काउंट करेंगे और जहां पे कायरल कार्बन है उसको भी काउंट करेंगे। तो ये आपके पास पूरा फ्लो चार्ट है फॉर्मूलाज का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पे n की वैल्यू को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कहां पे ऑड, कहां पे इवन, मिडिल में अगर ज्योमेट्रिकल आ रहा है या मिडिल में ऑप्टिकल आ रहा है। तो जैसे इसका अगर आपको उदाहरण देता हूं मिडिल में ज्योमेट्रिकल का, क्या होगा? देखो इधर देखो, उदाहरण क्या होगा? अगर आपके पास मान लो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है, CH और OH है, CH डबल बॉन्ड CH है और यहां पे CH3 है। अब देखो इसमें अगर आपको निकालने पड़ जाए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो एक तो कायरल कार्बन है, यहां पे सिस और ट्रांस हो सकता है, यहां भी सिस और ट्रांस हो सकता है, और मिडल में आपके पास एक ज्योमेट्रिकल सेंटर और मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला आप लगा दोगे ये वाला। सही है। अगर आपके पास फॉर्मूला आप लगा दोगे ये वाला, क्योंकि मिडल में क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अगर मिडल में आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहा है, तो आप किस तरह से कार्यक्रम चलाओगे? इधर देखो, यहां बता देता हूं, यहां तो फॉर्मूला चालू हो गया, इधर देखो, यहीं बता देता हूं आपको। देखो इधर देखो, कहां बताऊं? यहां बता दूं, देखो CH3 है, CHOH है, CH डबल बॉन्ड CH है, CHOH है और यहां पे CH3 है। अगर इस टाइप से कार्यक्रम अगर आपके पास है तो यहां पे बीच में क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये कायरल, तब आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। मिडिल में अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो 2 की पावर n-1, वेयर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एज वेल एज कायरल प्लेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाद जो कार्यक्रम बच जाता है वो बचता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का, जो कि होता है स्टैगर्ड और इक्लिप्स, वो तो आपको पता ही है। मतलब अगर आपके पास जो एंटी फॉर्म होती है सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी, देन गॉश, देन पार्शली इक्लिप्स, देन फुल्ली इक्लिप्स, चर्चा भी कर लेंगे उसकी भी। सही है, टेंशन ना लो, सभी कुछ करा के जाऊंगा। चलिए अब देखो सवाल पे बढ़ते हैं, सवालों पे आ जाओ। पहला सवाल क्या है? विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। अब देखो इन मॉलिक्यूल को आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। डबल बॉन्ड O है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डबल बॉन्ड O है, यहां पे PH है और यहां पे भी PH है। ये आपके पास एक डबल बाइसाइक्लो रिंग है, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड O है।
इस तरीके से मैंने इनको लिख लिया। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि कहां कहां पे टोटोमेरिज्म हो सकता है। टोटोमेरिज्म के लिए आपको चेक करना होता है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अब देखो ये जो कार्बन है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, और आपको पता है जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को आप हटाओगे यहां पाई बॉन्ड बनाओगे, और जैसे ही आप पाई बॉन्ड बनाओगे इस ब्रिज हेड वाले कार्बन को आपने कर दिया sp2 और ब्रेड्स रूल को आपने कर दिया वॉयलेट। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ये जो ब्रिज हेड वाले कार्बन है ये कभी भी मर के भी sp2 नहीं हो सकते, ये sp2 नहीं हो सकते। मतलब हो सकते हैं अगर आप इसने आपने अगर रिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी तो वो हो सकते हैं, पर इस केस में नहीं हो सकते क्योंकि यहां पे रिंग के अंदर हाईली स्ट्रेन्ड रिंग हो जाएगी। sp2 में जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। मतलब यहां तो जीआई नहीं एग्जिस्ट कर सकता, यहां पे इस वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम ले नहीं सकते। मतलब ना तो यहां पे टोटो ना यहां पे टोटो। बात करते हैं थर्ड वाले कंपाउंड की। थर्ड वाले कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन ये अल्फा है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन से यहां पे टोटोमेरिज्म हो सकता है, ना कि इस वाले से नहीं होगा, क्योंकि फिर से यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा जो कि क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। सिर्फ थर्ड मॉलिक्यूल ऐसा है जहां पे आपके पास टोटोमेरिज्म होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो, अगला क्या है, Which of the following exhibit enol a significant presence at the equilibrium? इनॉल फॉर्म कहां डोमिनेट करेगी? ये तो आपके पास बताया मैंने, मोनोकार्बोनिल में तो कीटो एग्जिस्ट करता है। ये देखो बी क्या आ गया, 1,3 डाइकीटो, जिसके अंदर इनॉल आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब बी तो करेक्ट हो गया। सी में किसी भी तरीके का आपका इनॉल फॉर्म यहां पे जनरेट होगी पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आपने लगा दिए हैं 2-2 मिथाइल ग्रुप, आपने यहां पे 2-2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, जिसकी वजह से यहां पे रिपल्शन आपको देखने को मिलेंगे 6 मेंबर्ड रिंग में, तो यहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होगा। पर डी में अगर आप इसकी इनॉल फॉर्म जनरेट करते हो तो किस तरीके से बनेगी, इधर देखो, इस तरीके से जनरेट करोगे आप इसकी इनॉल फॉर्म। ये देखो एरोमेटिक OH, मतलब ये कन्वर्ट हो चुका है अपनी इनॉल फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म इसकी है कंप्लीटली एरोमेटिक, इसलिए ये अपनी इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं ये यहां पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म करेंगे, तो बी भी करेक्ट होगा चंपू, और यहां पे डी भी करेक्ट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलें आगे, चलिए। Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? वही दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, सिंपल कंडीशन है। देखो अब देखो इस जैसे सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आपको बिना ही डायग्राम बनाते हुए बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है। मुझे पहली बात बताओ कि सभी मॉलिक्यूल्स में एल्कीन मेंशन्ड है, मतलब पहली कंडीशन तो सभी में फुलफिल हो रही होगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। सेकंड कंडीशन जो थी दैट इज डिफरेंट एटम्स डिफरेंट होने चाहिए थे। अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर 1 ब्यूटीन आपको दिया गया है तो निश्चित तौर पर एल्कीन कैसी होगी, टर्मिनल होगी, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा सबसे लास्ट में, वहां पे CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH2, वहां तो जीआई हो ही नहीं सकता, मतलब देखते ही काटा। यहां पे 1 प्रोपेन अल्केन में तो दूर दूर तक नहीं होता, यहां पे 1 ब्यूटीन में भी नहीं होगा। आपको बिना ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करे पता लग गया कहां जीआई होगा, तो इस तरीके से दिमाग लगाना सीखो, मतलब एक्यूरेसी स्पीड दोनों मैटर करती है, सही है। अब आपको यहां पे डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा, आपका टाइम बच गया, आपको पता था 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड पीछे आएगा तो जीआई होने से रहा, तो करेक्ट उत्तर क्या होगा, सी होगा। हाँ जी, यहां पे देखो क्या है, कंपाउंड आपको बना के दिए हैं, यहां पे Cl सेम आ गए, जीआई नहीं होगा, यहां भी जीआई नहीं होगा, यहां पे भी जीआई नहीं होगा, इथाइल इथाइल सेम आ गए, और यहां पे भी जीआई नहीं होगा। अरे ये तो कहीं भी जीआई नहीं होगा, तो थोड़ा सा चेंज कर लेना किसी एक ऑप्शन में। सपोज करो यहां पे मिथाइल नहीं है, मिथाइल को मैंने यहां से हटा दिया, सही। अगर मैं यहां से मिथाइल को हटा देता हूं, अब क्या यहां पे जीआई होगा क्या, अब क्या यहां पे जीआई होगा क्या, अरे होगा ना, अब तो हो ही जाएगा, जब हटा ही दिया है तो अब तो यहाँ जीआई हो जाएगा, अब यहाँ पे जीआई हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट उत्तर है। ये मिथाइल गलती से कॉपी पेस्ट मार दिया होगा, तो ये मिथाइल यहाँ पे नहीं है, सिंपली ये मॉलिक्यूल आपका जीआई शो करेगा, मतलब ये यहाँ पे भी CH2Cl कर लो उसको, सही। इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो और ये आपका जीआई यहाँ पे शो करने लगेगा। इस कार्बन पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं, इस कार्बन पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं। चलिए, द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, वहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है, पहले में नहीं होगा, CH2 दिया है, CH2 दिया है, हाँ यहाँ हो सकता है CHCl, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, CH2 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 CH2, घूम फिर गए लौट के बुद्धू घर को आए, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ हो जाएगा, तो डी भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, सही।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर एनेंटियोमर? सिंपली देखो कहां कहां पे मिरर इमेज बन रही है, क्या क्या ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है? क्या बिल्कुल नहीं है, ये तो दोनों आपस में डायस्टेरियोमर हैं। ये कैसे हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन मिरर इमेज है, ये तो मिरर इमेज नहीं है, ये तो आपके पास डायस्टेरियोमर है, डायस्टेरियोमर है। तो बी में क्या कहोगे? बी भी आपके पास डायस्टेरियोमर है, सी आपके पास होंगे एनेंटियोमर। इन ये दोनों आपस में है मिरर इमेज, ये दोनों आपस में है मिरर इमेज, ये आपके एनेंटियोमर्स हैं और ये भी आपके कैसे हैं? ये भी आपके डायस्टेरियोमर हैं। तो ए बी डी आर डायस्टेरियोमर व्हाइल सी इज द एनेंटियोमर, सी इज द एनेंटियोमर। चलिए, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? अभी मैंने बताया सभी मॉलिक्यूल में दो दो कार्बन है और आपको सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करना है। तो ध्यान रखना, पीओएस को हमेशा चेक किया करो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, और सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक किया करो सॉहॉर्स में। किसमें? सॉहॉर्स में, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। सही, अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है हमें, सिंपली फिशर तो दिया ही हुआ है। अब देखो क्या मॉलिक्यूल जो मेरे पास ए है वो मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो चाहिए ही चाहिए। ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, पर हाँ सी में है। सी में ये रही है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सी वाला जो मॉलिक्यूल है दिस इज मीजो, ये मीजो कंपाउंड है आपके पास और ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सही, चलिए, हाँ जी, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग टू एल्कीन्स? सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है जी, फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 2 है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगाते हुए चलना है। अरे क्या कर दिया मैंने अभी, क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे होगा n/2-1। चलिए, यहां पे क्या है? ये कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल यहां पे हो जाएगा आपके पास 2 की पावर n। तो यहां पे आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? फॉर्मूला लगा के देखो, ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई आपके पास 2, ये आ गई 1, तो टोटल आपके पास होगा यहां पे 3, यहां पे 3 होंगे, यहां पे आपके 4 होंगे, तो 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। सही, चलिए, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। देखो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, एक कायरल सेंटर है, एक कायरल प्लेन है, n की वैल्यू 2 है, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n हो जाएंगे 4। कितने होंगे? 4 आपके करेक्ट उत्तर होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन? थोड़ा सा इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन जो हमारे पास होता है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होती है वो होती है चेयर फॉर्म। सिंपली बस आपको यह ध्यान रखना है कि चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसके अंदर चंपू ये हाइड्रोजन एक्सियल होता है, एक्सियल है, ये एक्सियल है। जो मैं हरे से बना रहा हूं दैट आर एक्सियल बॉन्ड्स, ये कैसे हैं? एक्सियल बॉन्ड हैं, ये सारे एक्सियल हैं। अगर इक्वेटोरियल की बात करता हूं तो इक्वेटोरियल कौन से होंगे? इक्वेटोरियल कौन से होंगे? ये आपका इक्वेटोरियल है, ये भी आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये आपका इक्वेटोरियल है। तो जो ब्लू वाले हैं वो इक्वेटोरियल हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो आपके एक्सियल हैं। अब यहां पे अगर कॉन्फॉर्मेशंस की बात की जाती है तो स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है आपकी चेयर फॉर्म, जो कि मैंने ड्रॉ की है। चेयर के बाद नंबर आता है ट्विस्ट बोट का, चेयर देन ट्विस्ट बोट, देन नंबर आता है बोट का, देन बोट का, देन नंबर आता है हाफ चेयर का। किसका? हाफ चेयर का। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस के लिए। सही, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है, ध्यान से सुनना। एक बात थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, क्या जो इतना पार्ट है, क्या ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है? क्या ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है? क्या ये इस तरीके से लिखा गया है? क्या इधर देखो, क्या ये इस तरीके से लिखा गया है? क्या इस तरीके से लिखा गया है? ये देखो, ये देखो। और आप जानते हो स्टैगर्ड जो कॉन्फॉर्मेशन होती है वो इक्लिप्स से कहीं ज्यादा है। जब आप बोट फॉर्म बनाने जाओगे तो वहां पे बनती है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन्स। अभी मैं चर्चा करूंगा। तो मतलब चेयर फॉर्म जो होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टॉर्सनल एज वेल एज स्टेरिक स्ट्रेन। तो ये आपके पास ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस का, जो कि रूम टेम्परेचर पर आपस में रोटेट हो सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो
आपके मॉलिक्यूल्स इंटर कन्वर्टिबल हों और नॉन आइसोलेबल हों। कैसे हो? नॉन आइसोलेबल एंड इंटर कन्वर्टिबल। नॉन आइसोलेबल का मतलब उनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी तेजी से एक दूसरे में वो इंटरचेंज होते रहते हैं। चलिए, सही। हाँ, अब ये कॉन्फर्मेशन की जो मैं बात कर रहा था आपसे, कॉन्फर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, एक तो हमारे पास होता है जी ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है, आओ वहीं पे बना के समझा देता हूं, यहीं बना देता हूं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। देखो, एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला और ये चौथा गोला। देखो जरा, सबसे पहले मैं बना रहा हूं क्या? सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं कॉन्फर्मेशन। सही है। आगे वाले जो कार्बन है उसको मैं सेम रख रहा हूं, आगे वाले कार्बन्स को तो मैं सेम रख रहा हूं, और पीछे वाले जो कार्बन्स हैं उसको मैं रोटेट करूंगा 60 डिग्री से। 60 डिग्री से। देखो, यहां क्या है? मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है। आगे वाला तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल। पीछे वाले को मैंने रोटेट किया है 60 डिग्री से। जैसे 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, हाइड्रोजन यहां पहुंचा, एक हाइड्रोजन यहां पहुंचा, एक मिथाइल यहां पे पहुंचा। चलिए, उसके बाद क्या है? फर्दर रोटेशन किया 60 डिग्री का। अब क्या हुआ? आगे तो सेम ही था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। पीछे क्या चेंज हुआ? यहां हाइड्रोजन आ चुका है, यहां हाइड्रोजन आ चुका है, और यहां आ चुका है आपके पास मिथाइल। यहां मिथाइल आ चुका है। अब मैंने क्या किया? इसको फर्दर रोटेट किया 60 डिग्री से। यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल है, मिथाइल घूम के पहुंचा ऊपर, एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है। तो ये हमारे पास 4 कॉन्फर्मेशंस होती हैं। किसकी? ब्यूटेन की। जिसमें आपको एक बात नोट करनी है, वो क्या है कि ये जो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है, एक मिथाइल आगे एक मिथाइल उसके पीछे, जो इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन होता है उसको बोला जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन। और जो CH3 और CH3 के बीच में रिपल्शन होता है, जो CH3 और इस CH3 के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, इसको नाम दिया जाता है स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडरवॉल स्ट्रेन, या फिर वंडरवॉल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडरवॉल। और जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब देखो, पहली जो कॉन्फर्मेशन मैंने यहां पे लिखी है, इसको नाम दिया जाता है फुली एक्लिप्स्ड का, F.E, फुली एक्लिप्स्ड। दिस कॉन्फर्मेशन इज नोन एज पार्शियली स्टैगर्ड और गॉश फॉर्म, This is known as your partially eclipsed. This is partially eclipsed and this is known as fully staggered और antiform। अब जनरली क्या होता है, जो आपके पास स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस होती हैं वो इक्लिप्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो इनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? सबसे पहले आंटी, देन गॉश, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुली इक्लिप्स्ड। पर कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर आंटी और गॉश आपस में एक्सचेंज हो जाया करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी आपस में एक्सचेंज हो जाया करती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने यही है। यहां क्या है? ये जो बी आपको दिखा रहा है यहां पे, ये जो बी यहां पे लिखा गया है, दिस इज द गॉश फॉर्म। ये गॉश फॉर्म है जी। देखो, गॉश फॉर्म यहां पे ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां पे प्रेजेंस है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जितने भी आपके पास सबस्ट्रेट होंगे, जैसे CH2 है, यहां पे OH और OH हुआ, तो ये हो गया आपके पास विसिनल डायोल सिस्टम। इसमें भी गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ओवर आंटी, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर आएगा पार्शियली एक्लिप्स देन फुली एक्लिप्स। इसमें क्या होगा? गॉश फॉर्म इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू आंटी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? CH2 है, यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, यहां पे भी C डबल बॉन्ड OH है, यहां पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आंटी ज्यादा स्टेबल होगा गॉश ज्यादा स्टेबल होगा आंटी से। सही है। और सबस्ट्रेट क्या है? एक इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट और है, CH2 यहां होता है NMe3 पॉजिटिव और यहां पे होता है फ्लोरीन। अगर दोनों ये लगा के दे देता है तो ये वाला जो कॉन्फर्मेशन होता है ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसकी भी गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू आंटी। आयन का मतलब देखो,
NMe3 इज द आयन, डाइपोल का मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पे फ्लोरीन और NMe3 जब आपस में गुलू गुलू करते हैं तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसकी गॉस फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होती है और एंटी फॉर्म। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों में तो गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर। इसमें क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ आज हमने चर्चा की, ठीक है। तो आई होप कि इस सेशन में आपको काफी कुछ मजा आया होगा और एक आपका क्विक रिकैप भी हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने की, हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज कराने की, सही है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। और हाँ, जाते जाते अगर ये आपको पसंद आया हो तो एक तो बनता ही है नीचे लाइक का बटन, तो है ही, बनता ही है, इतना तो चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन वाला पार्ट को स्टार्ट करेंगे, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। कुछ बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन प्लस हेलोएल्केन हेलोरीन प्लस एल्कोहल फिनोल ईथर। इन तीनों चैप्टर्स को मैं मर्ज करूंगा और कुछ बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, सही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग जेईई एग्जाम्स एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।